Hi everyone, welcome to an academy. I am पारस चटकारा एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर फर्स्ट वीक के करंट इश्यूज। ठीक है, अब करंट अफेयर्स में सबसे बड़ा इशू क्या चल रहा है? 200 100 पेजेस की मैगजीन आ रही है, इतनी सारी करंट अफेयर्स की वीडियोस आ रही हैं, बट फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उस चीज़ को यूज़ कैसे करना है। कोई पता नहीं रहा कि करंट अफेयर्स की एप्लीकेशन क्या है, कैसे उस चीज़ को अप्लाई करना है जो हमने पढ़ा, और पढ़ना भी क्या है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट्स, सारी ऑर्गेनाइजेशंस, क्या ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भी या नहीं? सो देयर इज़ नो वन आउट देयर टेलिंग अस कि क्या सही है और क्या गलत। तो मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जो करंट अफेयर्स हैं उसको आपके लिए बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है? और दिखाना कि कैसे करंट अफेयर्स हम अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली, और कैसे प्रैक्टिकली यूपीएससी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछता है, एंड प्रीलिम्स के बियॉन्ड मेंस में कैसे हमें करंट अफेयर्स यूज़ करना है, ठीक है? कैसे हम वहाँ फैक्ट्स यूज़ करेंगे, एग्जांपल्स, डेटा, वैल्यू एडिशन करेंगे बेस्ड अपॉन करंट अफेयर्स, ठीक है? दैट इज़ द सोल पर्पस ऑफ दिस सीरीज़, कि आपके लिए करंट अफेयर्स इतना आसान बना दूँगा, इसके अलावा कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग रखना है, स्टैटिक स्ट्रेंथन करो अपना, साथ में हर इशू को स्टैटिक के थ्रू समझने की कोशिश करो। सोचो कि इसके साथ-साथ यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगा, पीवाईक्यू एनालाइज़ करो, उस टॉपिक से ऑलरेडी उसने क्या पूछा है। तभी तुम्हें समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, वरना 200 पेज की तुम मैगज़ीन पढ़कर नोट्स बना लोगे, सारी वीडियोज़ देख लोगे, बट उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है? तो मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि ये अप्रोच तुम्हारे लिए बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देना, आसान बना देना करंट अफेयर्स को। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब हम इसमें ये 7 टॉपिक्स कवर करेंगे: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉ कमीशन, आईसीसी एंड पुतिन का इशू, सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन, लानिना, और बाकी दीज 2। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। पहला टॉपिक क्या है हमारा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है यहाँ पर कि फर्स्ट लीगली बाइंडिंग पैक्ट आया है ऑन द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इसको यूएस एंड यूके वर अबाउट टू साइन इट, ठीक है? तो हम ये समझेंगे कि इस पैक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या पर्पस था। अब इससे वो डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन उठाकर पूछ सकता है, एआई की एप्लीकेशंस बताओ, ठीक है? तो ये पैक्ट आया है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? या वो पैक्ट का नाम दे देगा, ठीक है? पैक्ट का नाम दे देगा प्रीलिम्स में और क्वेश्चन पूछ लेगा उस पे। तो इसीलिए इसको समझना ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या हुई है? सेकंड सबमिट हुई है ऑन रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री डोमेन, रीम, ठीक है? अब हो सकता है वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाकर पूछ दे, रीम सबमिट often seen in news is related to what? Artificial intelligence, counter terrorism, रिम पे ऑफ पैसिफिक, ऐसे वो 4 ऑप्शन दे देगा और तुम्हें पूछेगा वो किससे रिलेटेड हुई। तो ऐसे हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है? सारे फैक्ट्स नहीं रटने, बट कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें साथ-साथ बता दूँगी, ठीक है? तो ये हुआ है रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई इन वॉरफेयर। अब इसी को ही हम, अगर कोई क्वेश्चन आया एप्लीकेशन वाला, तो उसमें हम एज़ अ वैल्यू एडिशन बता देंगे कि हाँ, देयर वाज़ दिस समिट जिसमें आउटकम निकला है दैट हमें रिस्पॉन्सिबल यूज़ करने की ज़रूरत, ठीक है? तो ये समिट कहाँ हुई है? सियोल। सियोल किधर है? साउथ कोरिया। तो ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट अभी इश्यूज़ चल रहे हैं विद रिगार्ड्स टू एआई। पहली है कि एक लीगली बाइंडिंग पैक्ट हुआ है ऑन यूज़ ऑफ एआई, और एक है रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई इन मिलिट्री पे समिट, जो आज ही यानी कि 9th सितंबर मंडे को है, ठीक है? अब उस जो पहला लीगली बाइंडिंग पैक्ट है उसका नाम देख लो, काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। तो इससे नाम से ही समझ में आ रहा है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यही बताएगा उसको कि कैसे हमें ह्यूमन राइट्स को बचाना है, डेमोक्रेसी पे फोकस और रूल ऑफ लॉ पे फोकस करना है, और इसका इम्पैक्ट एआई का देखना है कि इन चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एआई का, और इन सब चीज़ों को थ्रेटन ना करे एआई। बस सिंपल पर्पस, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है? तो यही आगे हम देखेंगे, यही उसके फीचर्स हैं, यही उसका पर्पस है। अब इट ओपन फॉर सिग्नेचर ड्यूरिंग अ काउंसिल ऑफ यूरोप मिनिस्टर जस्टिस इन विलिनियस, लिथुआनिया। अब लिथुआनिया किधर है? एस्टोनिया, लातविया एंड
लिथुआनिया। इन तीनों को क्या बोलते हैं? बाल्टिक कंट्रीज। क्यों? बाल्टिक सी के साथ इनका बॉर्डर शेयर होता है। तो ये याद रखना, लिथुआनिया इज अ बाल्टिक कंट्री। अब इस जो हमारा पैक्ट हुआ है, इसका फोकस क्या है? इस ट्रीटी का फोकस क्या है? ठीक है, तो इसका फोकस है, पहले तो ये 50 कंट्रीज नहीं मिलकर आए, ये देखा इन्होंने और एक रिस्क बेस्ड अप्रोच बनाई है फॉर एआई सिस्टम डिजाइन, डेवलपमेंट, यूज एंड डिकमिशनिंग। फोकस यही रहेगा उसका कि कैसे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को ह्यूमन राइट्स के साथ बैलेंस करें। ठीक है, तो वही पर्पस हो रहा है। क्यों? क्यों एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहे हैं, इक्वालिटी पे फर्क पड़ रहा है और डेमोक्रेसी को थ्रेटन कर रही है चीज़ें। ठीक है, जैसे कैसे कैसे थ्रेटन कर रही है डेमोक्रेसी को? एआई बेस्ड अटैक्स हो रहे हैं, एआई बेस्ड डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन्स हो रहे हैं। अब तुमने देखा होगा सबने, कोई भी लीडर की कोई भी डीप फेक बनाकर, वॉइस फेक कर कर वीडियो बना सकता है। जैसे मोदी जी की किसी ने बना दी, तो उससे क्या होगा? उससे डिसइन्फॉर्मेशन, मिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन चलेंगे, तो रूल ऑफ लॉ पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स को टैकल करने के लिए हमारी जो राइट टू प्रिवेसी हो गई, फिर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा था? एआई की जो एल्गोरिदम थी, तो एक क्या केस हुआ? फेसबुक की एल्गोरिदम के केस में हुआ, देयर वाज वन वीडियो जिसमें एप्स डांस कर रहे थे। ठीक है, तो उसने क्या, एल्गोरिदम ने रिकॉग्नाइज किया उसको, इट शोड कि ये ब्लैक पीपल आर डांसिंग इन दिस वीडियो, तो उसको वो डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पाया एप्स और ब्लैक्स के बीच में। ठीक है, तो ऐसा जो डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट है एआई का, ऑन द बेस ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, उस सब चीज़ को ख़त्म करना एंड ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करना, बस यही पर्पस है इसका। ठीक है, सिंपल याद रख लेना। फिर अब ट्रीटी है, ट्रीटी का पर्पस क्या होगा? ट्रीटी का पर्पस होगा कि कोई ऑब्लिगेशंस आए। ठीक है, ऑब्लिगेशंस आए और उसके बाद अगर कुछ हुआ तो उसके लिए ग्रीवियंस रिट्रेसल मैकेनिज्म हो। ठीक है, बस उसका यही पर्पस है, लीगल रिकोर्स हो, कोई हो उनकी जो राइट्स को रिकॉग्नाइज करे, प्रोटेक्ट करे। अब जैसे इन्वायरमेंट में ट्रीटीज होती हैं, कोई भी ट्रीटीज होती है, उनका पर्पस क्या है? ताकि उसको कोई वायलेट करे तो देयर इज अ स्कोप फॉर लीगल रिकोर्स। बस सिंपल, ऐसा ही इसके केस में है। ठीक है, तो सिग्नेटरीज विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनी हार्मफुल एंड डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स रिजल्टिंग फ्रॉम एआई सिस्टम। अब मान लो चैट जीपीटी की कौन है? ओपन एआई चलाता है चैट जीपीटी। ठीक है, अब उसने कोई एल्गोरिदम बनाई जिससे हार्मफुल या डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम हुआ, तो उसको अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए एक मैकेनिज्म मिल जाएगा। यही पर्पस है उस ट्रीटी का। ठीक है, क्योंकि एआई इतना वास्ट है, उसको कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इट इज स्प्रेड थ्रू इंटरनेट। फिर इंटरनेट भी क्या है? ग्लोबली एक्सेसिबल, इट इज बॉर्डरलेस। ऑलराइट, इसके अलावा उसने क्या एम्फसाइज किया है ट्रीटी ने? दैट एआई आउटपुट्स मस्ट रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड प्राइवेसी राइट्स। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। अब मान लो तुम्हारा डेटाबेस के बेसिस पर एआई मॉडल उसने ट्रेन कर दिया, बट अब वो तुम्हारे सारा डेटा की एक्सेस उसे मिल गई। जैसे मैंने एआई वाली वीडियो में बताया था ना, साइंस एंड टेक में, मान लो कोई फार्मा कंपनी है, उसको तुम्हारा पूरा डेटाबेस मिल गया। अब वो डेटाबेस आगे बेच सकती है। इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें कॉल कर कर बताएगी कि सर आपको ये डिजीज़ है, आप अभी इंश्योरेंस करवा लीजिए, ये कर लीजिए। फिर तुम्हारे को लैब से फ़ोन आएंगे कि सर आपको हर वीक टेस्ट करवाना है, आपकी हमने रिपोर्ट देखी है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा सारा डेटा बिक चुका होगा। ठीक है, तो एआई मॉडल को ट्रेन करते हुए प्राइवेसी मेंटेन करना ज़रूरी है, आइडेंटिटी मेंटेन बचाना ज़रूरी है। ठीक है, फिर जो हमारा मेन पर्पस क्या है? लीगल रिकोर्स मिल जाए, बस सिंपल। अब एप्लीकेबिलिटी देखो, बोथ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों कवर होंगे और पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होगा। जो जो उसको रेटिफाई करेगा, सिग्नेचर करेगा, रेटिफाई करेगा, सब पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, सिंपल, समझ गए क्या पर्पस है? क्या पर्पस है इस ट्रीटी का? पर्पस इज टू होल्ड द इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, सबको अकाउंटेबल होल्ड करना फॉर एनी डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स रिजल्टिंग फ्रॉम एआई सिस्टम्स, और इंश्योर करना कि देयर इज अ लीगल रिकोर्स उसके लिए। ऑलराइट, अब देयर आर सर्टेन अदर रेगुलेशंस। अब इन रेगुलेशंस को देख लो क्या क्या जनरल लिए हैं, तो तुम इन्हें डायरेक्टली अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हो। जैसे G7 पैक्ट ऑन एआई, यूरोप्स का एआई एक्ट और ब्लेचली डिक्लेरेशन। ब्लेचली डिक्लेरेशन साइंड बाय 28 कंट्रीज, नवंबर में हुआ था ये। इट वाज साइंड इन यूके,
ब्लेचली। ठीक है, अब मान लो उसने प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना दिया, ब्लेचली डिक्लेरेशन ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। तुम्हें पता है इट इज रिलेटेड टू एआई। ठीक है, तो इट वाज जस्ट एन एग्रीमेंट। अब उस एग्रीमेंट का पर्पस क्या था कि हम ऐसा एआई डेवलप करेंगे इन अ सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल वे। तो रिस्क, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी सब कुछ अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, बट वो जस्ट एग्रीमेंट था, कोई बाइंडिंग ट्रीटी नहीं थी। बस हम उस पे कंसेंसस बना रहे थे कि हाँ, हमें ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसको ओवरकम करना है। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इश्यूज इज इम्पॉर्टेंट। तो ब्लेचली डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड हो गई? एआई से। बस इसको याद रख लेना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्या हुआ है? रीम सबमिट हो रही है। रीम, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई इन वॉर। ठीक है, अब वॉर में एआई कैसे यूज हो रहा है? सबसे पहले ये सोचो, यूक्रेन रशिया के केस में देखा है हमने कैसे यूज हो रहा है। एल्गोरिदम्स, ऑटोमेटेड अटैक्स हो रहे हैं, ड्रोन्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे डिसीजन कौन ले रहा है? आधे से ज़्यादा डिसीजंस अब एआई ले रहा है। वो तुम्हें बताएगा कि अभी इस रीजन में मैंने एक्टिविटी देखी है, इमीडिएटली यहाँ से अपना ड्रोन लॉन्च कर दिया, अटैक कर दो जाकर वहाँ पर। तो तुम्हें इंटरवेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मान लो इंडिया चाइना का केस देख लो। मान लो हमने एक एआई सिस्टम लगा दिया अपने बॉर्डर पर। अब ये जीएसटी में आ गया, बॉर्डर सिक्योरिटी में हम एआई यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब एप्लीकेशंस याद रखनी। ठीक है, मान लो हमने देखा, सिस्टम को ट्रेन कर दिया कि जैसे ही अगर चाइनीज ट्रूप्स इधर दिखें तो क्या करे, एक ड्रोन भेज दे और क्या करो, उसको न्यूट्रलाइज कर दो। पाकिस्तान बॉर्डर पर देखो, जैसे ही टेररिस्ट दिखें इधर से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं बॉर्डर से, तो उनको न्यूट्रलाइज कर दो। ठीक है, तो ड्रोन भेज देंगे, ऑटोमेटिकली ड्रोन चल जाएगा। एआई सिस्टम अपने आप ही ड्रोन को इंस्ट्रक्शंस दे देगा कि जा भाई, जाके इनको उड़ा दे, हमारे देश में मत घुसने दे। ठीक है, तो ये होगा एआई से। उसके अलावा क्या करेगी? एआई की एल्गोरिदम देखेगी कि तुम्हारे अभी रिसोर्सेज कितने हैं, उनको कैसे ऑप्टिमली यूज़ करना है। तो अब हम बैठेंगे, मिलिट्री के जनरल आएंगे, सारे बैठकर सोचेंगे, इतना टाइम लगाएंगे सोचने में, उसके बेसिस पर एक्शन लेंगे। ऑन दी अदर हैंड एआई का जो सिस्टम होगा वो विद इन सेकेंड्स एक्ट कर बता देगा। तो रिस्पॉन्स टाइम हमारा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होगा। तो प्राइमरीली ऐसे ही एआई यूज हो रहा है, इसके अलावा ऑटोनमस वेपन सिस्टम में। ठीक है, तो अब ये सबमिट किधर हो रही है? सियोल, साउथ कोरिया में। इट इज बीन को होस्टेड बाय केनिया, नीदरलैंड एंड सिंगापुर। अब ये हो रहा है सेकंड एडिशन। इसकी जो पहली सबमिट हुई थी वो याद रखना किधर हुई थी? फर्स्ट सबमिट हुई थी हेग, नीदरलैंड्स में। ठीक है, तो अगर वो पूछे कि रीम फर्स्ट सबमिट वाज हेल्ड इन सियोल, आंसर विल बी नो, इट वाज हेल्ड इन हेग। सेकंड सबमिट हुई है सियोल में। ठीक है, अब उसका पर्पस भी सिंपल है। क्या कर रहा है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सबको लाएगा और डिस्कस करवाएगा कि मिलिट्री यूज़ हमें रिस्पॉन्सिबल रखना है। ऐसा ना हो कि इंडिस्क्रिमिनेटली अटैक कर दे। मान लो कि एआई सिस्टम ने बोल दिया कि भाई यहाँ पर तो रशिया के सिस्टम को बोल दिया कि यूक्रेन वाले अपनी फोर्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास न्यूक्लियर आर्सनल है, आओ मैं न्यूक्लियर अटैक कर देता हूँ। अब उसको कौन सिखाएगा? तो जब तक ह्यूमन इंटरवेंशन बीच में नहीं होगी, एआई कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। हो सकता है कि एआई कोई ड्रास्टिक स्टेप ले ले। इसीलिए हमें रिस्पॉन्सिबल यूज़ रखने की ज़रूरत है। हमें ये इंश्योर करना है कि ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को लूप में रखें व्हेन इट कम्स टू यूजिंग फोर्स। यही पर्पस है इसका, कि फोकस करना है। अब ये सबने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब ये चीज़ समझो, ये सबने रिकॉग्नाइज कर लिया कि मिलिट्री में एआई तो यूज़ होगा ही होगा। नाउ दिस इज नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हमें इंश्योर करना है वो रिस्पॉन्सिबल रहे। ठीक है, तो अब कंसर्न्स हमने देख लिए। कंसर्न्स क्या है? एंटायरली ऑटोमेटेड बाय कंप्यूटर एंड एल्गोरिदम। ये हो जाएगा तो क्या होगा? वो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो सकती है। फिर इसका सॉल्यूशंस क्या है हमें? कि ह्यूमंस को लूप में रखो जब इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो, जैसे कि यूज ऑफ फोर्स में। फिर लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम मैंने बता दिया ऑलरेडी, एआई यूज कर रहे हैं। एआई के बेसिस पर दे कैन लॉन्च अटैक्स। ठीक है, अब एआई कहाँ पर यूज हो रहा है मिलिट्री में? सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, टाइम अवेलेबल फॉर डिसीजन मेकिंग। बोला ना, इतनी जल्दी वो डिसीजन मेकर लेकर तुम्हें बता देगा कि तुम्हारा रिस्पॉन्स टाइम फास्टर हो जाएगा। फिर डिसीजन टारगेटिंग में वो बताएगा
कि ये तुम्हारे रिसोर्सेज हैं, ये वाला रिसोर्स सबसे ज़्यादा पास है इस एरिया से, तो यहाँ से तुम अपने अदर ट्रूप्स भेजो, इधर से तुम अदर ट्रूप्स भेजो और इस थ्रेट को तुम यूज़ करके मिनिमल रिसोर्सेज न्यूट्रलाइज़ कर सकते हो। सारा दिमाग जो लगाने की खेल है, पूरी जो स्ट्रैटेजी बनानी है वॉरफेयर की, वो सब एआई ही कर देगा, ठीक है? तो एआई मिलिट्री जनरल बन जाएगा हमारा। फिर लिमिटिंग सिविलियन कैजुअलिटीज़ एंड इंक्रीजिंग द टेम्पो ऑफ वॉरफेयर। अब इंडिया की क्या पोज़ीशन है? अब इस समिट में आई थी एक कॉल टू एक्शन, ठीक है? और जो पहला एडिशन हुआ था उसमें कॉल टू एक्शन आई थी कि सब लोग को बोला था कि तुम सब एग्री कर लो कि हाँ, हम रिस्पॉन्सिबल एआई की तरफ जाएँगे। बट इंडिया ने अभी इसे एंडोर्स नहीं किया, ठीक है? इसको रैटिफ़ाई साइन वाइन करने की अभी ज़रूरत नहीं थी, बस ये एक जनरल कंसेंसस बिल्ड हो रहा है कि हमें रिस्पॉन्सिबल एआई रखनी है, ठीक है? बस इसको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको तुम या प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या कहीं भी एआई पे क्वेश्चन आएगा ना, तो उससे कंक्लूजन से पहले लिख देना कि अभी क्या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चल रहे हैं, जैसे कि रीम समिट हुई, फिर ब्लेचली डिक्लेरेशन आई एआई के लिए। तो रीम समिट कहाँ आई? रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई, ठीक है? अब ऐसे ही यूएस ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी रिस्पॉन्सिबल यूआई पे एक रेजोल्यूशन लेकर आया था, ठीक है? तो ये है हमारा एआई का रोल और अभी इसकी क्या हमारे 2 इश्यूज़ चल रहे थे, ठीक है? अब ये समझो इसके अलावा एआई पे हमें क्या-क्या पढ़ने की ज़रूरत है, क्या-क्या यूपीएससी पूछ सकता है। तो ये हम डिटेल में वैसे ऑलरेडी एक बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है? अब उसने 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा, ऐसे तुम्हें वहाँ पर अप्लाई कर समझना है, पीवाईक्यूज़ उठाकर देखना है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, वो कैसे अप्लाई होगी, ठीक है? तो देखते हैं, क्या पूछा था उसने? इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एआई और क्लिनिकल डायग्नोसिस में कैसे हेल्प कर रहा है और क्या थ्रेट है प्राइवेसी से। तो सिंपल है, एआई क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर्स टू परफॉर्म सर्टेन टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन लर्निंग एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? फिर अब एआई के सबसेट्स होते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है? मशीन लर्निंग में हम बस एल्गोरिदम को ट्रेन कर देते हैं, ये तेरा एल्गोरिदम का पर्पस है। अब बेस्ड अपॉन डेटा सेट्स वो एल्गोरिदम खुद को ट्रेन करती रहती है, उसके बाद लर्न करती रहती है, उसके बेसिस पर एक्ट करती है, ठीक है? मैंने एग्जांपल दिया था ना, मान लो हमें एक एल्गोरिदम बनानी है, एक कार को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर जाना है, बीच में हमने कुछ ऑब्स्टेकल्स रख दिए, ठीक है? अब हम एल्गोरिदम को ट्रेन कर बोल देंगे कि भाई तेरा सिंपल पर्पस है कि तुझे ए से बी पे पहुँचना है बिना किसी ऑब्स्टेकल से टकराए हुए, ठीक है? अब वो 10 बार टकराएगी, 20 बार टकराएगी, उसके बाद डेटा के बेसिस पर वो खुद को ट्रेन करती रहेगी। ट्रेन करेगी, वो सोचेगी जब मैं इस डायरेक्शन में गई थी तो टक्कर हो गई, अब मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ, नहीं तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ, ठीक है? और जब वो सही एक्ट करेगी ना, तो एल्गोरिदम एक उसको रिवॉर्ड देती है, ताकि उसको पता रहे कि वो ठीक चल रही है, ठीक है? अब रिवॉर्ड कैसे आएगा? पता चल जाएगा कि वो बी पॉइंट के पास आ रही है, तो रिवॉर्ड मिलता जाएगा, ठीक है? तो अब फिर जैसे ये ऑब्स्टेकल्स आए, उसका पर्पस सिंपल है, इस ऑब्स्टेकल को पास करो और बी पॉइंट पे पहुँच जाओ, ठीक है? अब वो हो सकता है कि 10,000 बार करे, तब जाकर वो पहुँचे, क्योंकि पहला ऑब्स्टेकल पार किया, फिर दूसरे में टकरा गई, फिर उसने नई डायरेक्शंस ढूँढी, फिर यहाँ से आई, फिर तीसरे में टकरा गई, फिर उसने नई डायरेक्शंस ढूँढी। जैसे हम खुद चलना सीखते हैं, अब वही सब चीज़ें कर रही है मशीन लर्निंग, बेस्ड अपॉन डेटा एंड रिवॉर्ड्स एल्गोरिदम उसको बताती है कि कैसे करना है, ठीक है? तो दिस इज़ मशीन लर्निंग। अब इसको जब एक न्यूरल नेटवर्क, डीप न्यूरल नेटवर्क के थ्रू करते हैं, तो बोलते हैं डीप लर्निंग, दैट इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग का पर्पस सिंपल है, वो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करती है। न्यूरॉन्स पता है हमें न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ठीक है? तो डीप लर्निंग बस हमारा जो ब्रेन है, कैसे वो वर्क करता है, उसी का स्ट्रक्चर को रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है न्यूरल नेटवर्क्स, ऑलराइट? अब इसके अलावा एप्लीकेशंस क्या होंगी एआई की? क्या-क्या एप्लीकेशंस हैं एआई की? सबसे पहली वो पूछ सकता है यूपीएससी कि एआई की एप्लीकेशन बताओ। जैसे उसने इधर पूछा था ना, हाउ डज़ एआई हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस? तो वो पूछ लेगा, मान लो एआई की और एप्लीकेशंस क्या हैं? तो ये हमें पता होनी ज़रूरी है। फिर क्या उसने पूछा है, डू यू परसीव एनी थ्रेट टू प्राइवेसी
इन द यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में क्या है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस पहले कि गूगल, डीप माइंड एटसेट्रा बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायग्नोस्टिक कर रहे हैं, ड्रग डिस्कवरी कर रहे हैं। ठीक है, मान लो उसको हमने बोल दिया कि तेरे को कोविड-19 के वायरस की मैं जीनोम सीक्वेंसिंग दे रहा हूँ, तेरा पर्पस है इसको एलिमिनेट करना। तो वो एआई एल्गोरिदम वो डिटेक्ट करेगी, खुद उसकी वैक्सीन भी बना देगी। इसके अलावा आईबीएम वाटसन एटसेट्रा वो सब चीज़ें हेल्प कर रही हैं फॉर डायग्नोस्टिक, फॉर ड्रग डिस्कवरी, फॉर फास्टर वैक्सीन डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर में हमेशा ही सारी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। कैसे यूज़ होगी एग्रीकल्चर में, कैसे यूज़ हो रही है, प्रिसीजन फार्मिंग, नीति आयोग लेकर आया है प्रिसीजन फार्मिंग। एआई सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा कि अभी हमारी जो सॉइल है उसके क्या पैरामीटर्स हैं, सॉइल में एनपीके की कॉम्पोजिशन कितनी है, उससे पता चलेगा कि हाँ भाई फर्टिलाइजर्स कम है, अभी न्यूट्रिशन कम है, तो वो अपने आप फर्टिलाइजर छिड़क देगा। फिर वो उसकी ह्यूमिडिटी चेक करेगा वाया सेंसर्स, आईओटी सेंसर्स के थ्रू, वो देखेगा कि भाई सॉइल तो गीली नहीं है, ह्यूमिडिटी खत्म है, तो फिर वो पानी भी छिड़क देगा। इसके अलावा ड्रोन, सेंसर, वो सारे मिलकर एक साथ काम करेंगे एंड विल इंश्योर सॉइल फर्टिलिटी बनी रहे। अब वो फिर क्रॉप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एआई सिस्टम्स ऐसे भी आ गए हैं कि ऑटोनोमस, जापान में ऑटोनोमस उन्होंने व्हीकल बना दिए जो जाकर फसल उगा भी रहे हैं, प्लोइंग भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें वही कर रहे हैं। ठीक है, बस क्या करना है, ड्रोन उड़ता है और वो तुम्हारा एक फार्मलैंड का मैप बना लेता है। ठीक है, फिर वो एनालाइज करेगा कि सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है फसल उगाने का, क्रॉप्स उगाने का, वो सब आइडेंटिफाई कर लेगा। फिर ऑटोनोमस व्हीकल दूसरा वो लॉन्च कर देगा। ठीक है, उसके बाद वो प्लोइंग करेगा, सारी फसल उगा देगा और अपने आप पानी भी दे देगा। सब कुछ एआई कर सकता है। ठीक है, सो ये सब ऑलरेडी हो रहा है। फिर इसके अलावा एजुकेशन में वी ऑलरेडी नो चैट जीपीटी, डुओलिंगो, इससे क्या होगा, पर्सनलाइज लर्निंग। अब हर किसी बंदे का लर्निंग का तरीका अलग अलग होता है, कोई चीज़ें जल्दी समझ जाता है, किसी को टाइम लगता है समझाने में। तो बेस्ड अपॉन हर किसी का लर्निंग लेवल एक पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट गवर्नेंस, स्मार्ट सिटीज, इसमें तो हमेशा सारी टेक्नोलॉजी यूज ही होगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट में वो देख लेगा इस चौराहे पे, इस राउंड अबाउट पे, इस ट्रैफिक सिग्नल पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन है और ये लाइन खाली पड़ी है, तो वो अपने आप ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल करेगा कि इधर की ग्रीन लाइट ज़्यादा देर तक रखेगा। ठीक है, तो ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत ही नहीं, वो अपने आप डिसीजन ले रहा है। तो यही तो है एआई, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो सब कंप्यूटर कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा हमें पता है ऑटोनोमस व्हीकल्स, टेस्ला एटसेट्रा, वो सब क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। बेस्ड अपॉन सेंसर्स वो देख रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं कैसे गाड़ी चलेगी, कैसे हम टक्कर अवॉइड करेंगे। उसके अलावा क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें गूगल, सीरी, चैट जीपीटी वो क्या करती है, हमारी लैंग्वेज को सुनती है, समझती है, हम उसे प्रॉम्प्ट्स देते हैं, प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पर वो एक्ट करती है। ठीक है, हमसे हमारी ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट करती है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, इट कैन कम्युनिकेट इन एवरी लैंग्वेज, उसे सब समझ में आ रहा है। और उसके बाद एनर्जी स्मार्ट ग्रिड, एनर्जी वाला केस भी समझ लो, एनर्जी स्मार्ट ग्रिड में कैसे एआई यूज होगा। ठीक है, मान लो हमारी पावर ग्रिड है, इसको हमने एआई सिस्टम से कनेक्ट कर दिया और मल्टीपल हमारी सिटीज से कनेक्टेड है ये पावर ग्रिड। उसने देखा कि यार ए बी 3 सिटीज हो गई, उसने देखा कि यार बी सिटी पे तो बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है पावर की, ए और सी में तो बहुत कम डिमांड है, तो वो पूरा लोड इधर शिफ्ट कर देगी। तो लोड शिफ्टिंग, लोड शेयरिंग कैसे करना है, वो सब चीज़ें मैनेज कर सकती है स्मार्ट ग्रिड। ठीक है, फिर हमने एक चीज़ पढ़ी होगी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, BESS। तो अब जब भी मान लो सोलर एटसेट्रा हो गई, अब वो रात को तो काम नहीं कर सकता सोलर पावर, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप डिटरमिन कर लेगा कि हाँ भाई अब रात हो गई, तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, जो हमारी ऑलरेडी एनर्जी स्टोर्ड है उसके थ्रू पावर सप्लाई चालू कर देगा रादर देन सोलर पावर। ठीक है, फिर जनरेटिव एआई हमने देखा, वीडियोस, फोटोज, पिक्चर्स, सब कुछ एआई बना रहा है। जो चीज़ हुई भी नहीं वो भी बस इमेजिन कर कर प्रॉम्प्ट के थ्रू लिख दो,
टेबल डिफ्यूजन, डाली, सब ये बना रहे हैं। उसके अलावा पोएम्स एटसेट्रा, चैट जीपीटी इज राइटिंग एवरीथिंग। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशंस। हमेशा ऐसे ही याद रखना, जब भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आता है तुम्हें मल्टीपल डायमेंशंस में खोलकर वहाँ पर लिखनी होती है एप्लीकेशंस। हर इसका सॉल्यूशन मैंने तुम्हें बताया था साइंस एंड टेक वाली वीडियो में भी। हमेशा सिलेबस के पर्सपेक्टिव से सोचो, GS1 GS2 GS3। GS1 में क्या है हमारा, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी को कैसे टैकल करेगा, ये लिख दो। फिर GS2 में क्या आ गया हमारा, गवर्नेंस, गवर्नेंस में हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर GS3 में इकोनॉमी को क्या फायदा, एम्प्लॉयमेंट देगा या नहीं देगा, एग्रीकल्चर में इसकी क्या एप्लीकेशंस हो सकती है। फिर इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी में क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो ऐसे कर कर तुम वहां पर पॉइंट जनरेट कर कर आना। 9-10 पॉइंट इजीली जीएस के सिलेबस के थ्रू तुम पॉइंट जनरेट कर सकते हो। अगर इसको डिटेल में समझना है तो साइंस एंड टेक वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, फिर अब चलते हैं हम, चैलेंजेस क्या है एआई के, वही प्राइवेसी, एथिकल कंसर्न्स, फिर डीफेक्स, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स ऑलरेडी चल रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, राइट्स, दंगे भड़का सकते हैं, सोशल हार्मनी पे इम्पैक्ट करेंगे। फिर अनदर इंपॉर्टेंट इशू इज इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोचो क्या नुकसान हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब डिस्प्लेसमेंट होगी। जो काम पहले 5 बंदे कर रहे थे, अब चैट जीपीटी, एआई टूल्स की हेल्प से एक ही बंदा उन 5 का काम कर सकता है, तो बाकी 4 बंदों की नौकरी गई। सो जॉब डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस। फिर आईपीआर का इशू, क्वालिटी डेटा का इशू। अब डेटा सेट पे ट्रेन करना है। ठीक है, मान लो तुम एक बहुत बड़े डिजाइनर या आर्टिस्ट हो, मैंने चैट जीपीटी को तुम्हारी सारी फोटोज, तुम्हारी सारी पेंटिंग्स दिखाकर ट्रेन कर दिया। मैंने बोला कि मुझे तो राहुल जैसी फोटो बना कर देगा, तुम्होंने, उसने तुम्हारा पूरा स्टाइल कॉपी किया और तुम्हारी जैसी पूरी सेम पेंटिंग बना दी। सो दिस इज हाउ इट इज वायलेटिंग द आईपीआर। कॉपीराइट की तुमसे परमिशन ही नहीं ली मैंने डेटा ट्रेन करने की। ठीक है, उसके अलावा रेगुलेटरी चैलेंजेस, इतना बड़ा वास्ट वास्ट है एआई एंड ग्लोबली स्प्रेड है वाया इंटरनेट, तो इसको कैसे रेगुलेट करना है। इसीलिए ही रेगुलेटरी के लिए ही ये सारी चीजें हुई। देख, कौन सी डिक्लेरेशन थी, ब्लेचली डिक्लेरेशन। फिर कैसे रिस्पॉन्सिबल यूज करना है उसको। ठीक है, और फिर ट्रीटी, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी विच विल इंश्योर कि सेफगार्ड करें हम ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो उसका सिंपल यही पर्पस था, काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड। ठीक है, फिर इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव लिए जैसे एआई मिशन, 5 कोर एरियाज हैं उसमें, वो हमने ऑलरेडी देख ली है। फिर ग्लोबल एआई सबमिट हुई थी, उसका भी सिंपल यही पर्पस था, कैसे उसको रिस्पॉन्सिबल डेवलप करें, अडॉप्ट करें और डिप्लॉय करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक एआई। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लॉ कमीशन। क्या डिटेल्स है, गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड अ न्यू लॉ कमीशन। कौन सा, 23rd लॉ कमीशन, और उसका टाइम पीरियड है सितंबर 2024 से 27 तक। तो कितने साल के लिए, 3 साल का टर्म है। ठीक है, अब समझ लेते हैं लॉ कमीशन क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या रेलेवेंस है, और अब हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। वो पूछेगा लॉ कमीशन कितने साल में बनाया जाता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, डू यू नो इट। ठीक है, ये पूछ सकता है। फिर अब लॉ कमीशन की ना कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स रही हैं, उन रिपोर्ट्स को हमें डायरेक्टली आंसर्स में कोट करना होता है। आगे देखेंगे, जैसे 178 हो गया, 255 हो गया। तो जब भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो, साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात हो, ठीक है, उसमें हम डायरेक्टली इन रिपोर्ट्स को कोट करेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना। कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स में बता दूंगा, उसमें 3-4 पॉइंट्स जाकर हमें बस पढ़ने हैं। ठीक है, सारी रिपोर्ट्स डिटेल में नहीं पढ़नी। अब इसके अलावा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है लॉ कमीशन पे। ठीक है, तो समझते हैं लॉ कमीशन क्या है, क्या कॉन्टेक्स्ट था, समझ लिया। नया लॉ कमीशन अपॉइंट किया है, दिस इज द 23rd लॉ कमीशन। इससे पहले था 22nd। अब नाउ पहले ये बताओ, जो पहला लॉ कमीशन था, हु हेडेड इट। जो पहला लॉ कमीशन हमने बनाया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, उसको किसने हेड किया, बताओ इन द कमेंट्स। सो अब लॉ कमीशन में क्या क्या होता है,
एक फुल टाइम चेयरमैन, 4 फुल टाइम मेंबर्स, ठीक है, और नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स। अब इसकी कॉम्पोजिशन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करते हुए चेंज कर सकती है, ठीक है। तो इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये याद रखना, इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री, ठीक है, प्रेसिडेंट सैंक्शन करते हैं, और इट ऑपरेट्स थ्रू अ गैजेट नोटिफिकेशन एंड सर्व्स एज एन एडवाइजरी बॉडी टू गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। तो एक गैजेट पब्लिश होता है, उसके थ्रू बताया जाता है कि लॉ कमीशन हैज़ बीन अपॉइंटेड, उसमें कॉम्पोजिशन बता देते हैं, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसमें दे देते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। सो द कमीशन इज यूजुअली चेयर्ड बाय अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बट दिस इज नॉट नेसेसरी, ये याद रखना यूजुअली है। ऐसा भी हो सकता है कि सर्विंग जज भी हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ मैंडेट नहीं है, बस हमें यही याद रखना है, नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और गैजेट के थ्रू। फिर अब जो हुआ है अभी तक, 23rd है ये, तो ऑब्वियसली इससे पहले 22 लॉ कमीशन बन चुके हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लॉ कमीशन की? इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लीगल रिफॉर्म एंड पॉलिसी मेकिंग। तुमने देखा होगा जो भी इंपॉर्टेंट हमारे इश्यूज चल रहे होते हैं, डिबेट चल रही होती है, जैसे सबसे ज़्यादा क्या चल रही है अभी, यूसीसी पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं, उसको कौन एनालाइज करेगा, कौन स्टडी करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट बैठकर, हाई कोर्ट बैठकर तो स्टडी नहीं कर सकती, इसीलिए जो ऐसे लीगल इश्यूज हैं, पॉलिसी मैटर पर इश्यूज हैं, ठीक है, वो सब कौन एनालाइज करेगा? लॉ कमीशन एनालाइज करेगा। फिर लॉ कमीशन अपनी एक रिपोर्ट लेकर आएगा, अब वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे देगा कि ये लीजिए, हमारा ये मानना है बेस्ड अपॉन द स्टडी वी हैव डन, वो 100-200 पेज की रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट को दे देगा। अब क्यों गवर्नमेंट को देगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। अब ये चीज़ का ध्यान रखना, जो उसने रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस दी हैं, दैट आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो उसने रिकमेंडेशंस दी हैं, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, और उसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग भी नहीं है, बट उसका रोल क्या है? रोल यही है लीगल रिफॉर्म एंड पॉलिसी मेकिंग में। फिर इट हेल्प्स इन शेपिंग लेजिस्लेशन एंड इम्प्रूविंग द लीगल फ्रेमवर्क। और इसके अलावा जो ऑलरेडी हमारा लीगल फ्रेमवर्क है, अभी जैसे हमने देखा होगा कोडिफिकेशन ऑफ लॉज हुए, ठीक है, सीआरपीसी, आईपीसी, ये सारे क्या हुए, बीएनएस बना ना ये, तो ये कौन सब देखता है, कौन रिकमेंड करता है? ये लॉ कमीशन करता है। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आते हैं, एंटी डिफेक्शन को कैसे रिफॉर्म करने, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को क्या रिफॉर्म करना है हमें, ये सब चीज़ें कौन समझेगा, कौन देखेगा? ये सब देखता है लॉ कमीशन, फिर हेल्प करता है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट हम एक्ट्स हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये सब किसकी के बेसिस पे आया? लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही आया है, ठीक है। तो इसको वहाँ पर अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ये पॉइंट लिखकर बताना पड़ेगा, ठीक है। दैट गवर्नमेंट इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू एक्सेप्ट इट रिपोर्ट्स, ये मैंने तुम्हें बता दिया, रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग, ठीक है। फिर मेनी significant laws have been enacted based upon the commission का recommendations, जैसे कि ये। अब इसके बाद इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, ये देखते हैं। सो टर्म्स ऑफ रेफरेंस, अब यूजुअली जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है ना, वो जनरल 2-3 लॉ कमीशन से सिमिलर ही चल रहे हैं, तो इसको डिटेल में जाकर समझने की ज़रूरत नहीं है। इस बार के लॉ कमीशन के लिए कोई स्पेसिफिक अलग टर्म्स ऑफ रेफरेंस गवर्नमेंट ने नहीं प्रोवाइड किए, वो इन जनरल ही चल रहे हैं। जैसे फाइनेंस कमीशन का केस होता था ना, उसमें चलते थे और कुछ स्पेसिफिक दे देते थे, वैसे ही इसमें होता था, ठीक है। तो अभी ये 2-3 लॉ कमीशन से जनरल ही समझ रहे हैं, तो वही है कि वो देखेगा कौन-कौन से लॉ हमें चाहिए, नहीं चाहिए, और बताना कि उसमें कौन किसको हम इमीडिएटली रिपील कर सकते हैं। फिर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज के लिए। फिर आइडेंटिफाई द लॉज विच आर नॉट इन हार्मनी विद द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ टाइम्स एंड रिक्वायर अमेंडमेंट। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये, उसको देखना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से हमारे लॉज कोहेरेंस में है या नहीं, एंड हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी है और क्या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, ताकि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जो वैल्यूज़ हैं इंश्राइंड हमारे प्रिएम्बल में, उनको इम्प्लीमेंट कर सकें, उन्हें इन्फोर्स कर सकें,
ठीक है? तो वो देखेगा कि हमारे जो लॉज़ हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, प्रिएम्बल के स्पिरिट को फ़ॉलो कर रहे हैं या नहीं। अब कौन-सा लॉ सबसे ज़्यादा तुम्हें देखने को मिल रहा है चर्चा में जो है, वो है यूसीसी। क्यों? क्या लिखा हुआ है डीपीएसपी में? द स्टेट शैल एंडेवर किसके लिए? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन-सा आर्टिकल है? दिस इज़ फॉर यू टू फाइंड आउट। ठीक है? तो सेकंड होमवर्क हो गया तुम्हारा ये। पहला होमवर्क वो था, पीछे बताया था, ठीक है? सेकंड होमवर्क हो गया तुम्हारा ये। बताओ क्या आर्टिकल है यूसीसी का? गो एंड सी कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट खोलकर पढ़कर देखो क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एग्जैक्ट देखो जाकर। ठीक है? फिर क्या करता है? एग्जामिन करेगा पुअर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोशो इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस क्या-क्या हमें लाने की ज़रूरत है। ठीक है? उसके अलावा रिव्यू जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक इट मोर रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ करंट टाइम्स। सिंपल पर्पस, तो क्या सिंपल पर्पस है? वो देखेगा जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज़ हैं, उसमें हमें क्या रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, और हमें कुछ एग्जिस्टिंग लॉज़ हैं जो रिपील करने हैं, तो रिपील करने हैं तो बता दो क्या चेंजेस लाने हैं, और इंश्योर करो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, डीपीएसपी, प्रिएम्बल जो वैल्यूज़ एनश्राइंड हैं, उससे मैच करें। उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर एंड मेक श्योर कि जो हमारे लॉज़ हैं उनका पुअर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिक नीड्स ऑफ टाइम्स क्या हैं, उसके बेसिस पर हमें क्या और रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। फिर लास्टली हमें देखना है कि जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या इश्यूज़ हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सिंपल। तो ये 2-3 लॉ कमीशन के टाइम से यही सेम चीज़ चल रही है। अब जो पिछला लॉ कमीशन था उसने 11 रिपोर्ट्स दी थी, हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस देख लेना सेक्शन 124 ए क्या है, सेडिशन। तो उसने बोला था कि सेडिशन शुड बी रिटेन, सेडिशन को हटाने की ज़रूरत नहीं है। बट हमने ऑलरेडी पता है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। ठीक है? फिर उसने एक रिपोर्ट दी थी दैट वी नीड अ न्यू लॉ टू प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट्स। अब ट्रेड सीक्रेट्स तुम्हें आईपीआर वाले टॉपिक में पढ़ाया था ना? क्या होता है ट्रेड सीक्रेट्स? जैसे कोका कोला की रेसिपी हो गई, ठीक है? या डोमिनोज के डो की रेसिपी हो गई, जस्ट एन एग्जांपल। तो ये सब हो सकते हैं ट्रेड सीक्रेट्स। फिर इट आल्सो वर्कड ऑन अ रिपोर्ट ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस और यूसीसी। यही दोनों इशू सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। हमने कोविंद जी का पैनल भी बनाया था इस पे, ठीक है? बट इसकी जो रिपोर्ट आई है ना इस केस में, वो उसने अभी तक गवर्नमेंट को दी ही नहीं है। तो रिपोर्ट पर काम किया है, रिपोर्ट बन चुकी है बट अभी तक गवर्नमेंट को प्रेज़ेंट नहीं की। सो वी डू नॉट नो कि उसने उस रिपोर्ट में क्या लिखा है। तो नहीं लिखा, नहीं बताया तो हमें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, ये तुम याद रखना। इन्हें तुम्हें अपने पॉलिटी के आंसर्स में एज़ अ वैल्यू एडिशन यूज़ करना है, ठीक है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में 170th लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी। उसने सजेस्ट किया था साइमल्टेनियस इलेक्शंस। फिर 255th लॉ कमीशन की बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है ये। उसने इन सब चीज़ों पे बात की, पेड न्यूज़, इनर पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन में क्या रिफॉर्म्स करने हैं, पावर टू डी-रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्टोरल फंडिंग कैसे करनी है हमें, उसमें क्या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है इसकी। इसकी अगर समरी देखनी है ना तो पीआईबी की वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएगी। बस ये गूगल पे सर्च कर लेना और आगे लिख देना पीआईबी। तो ये देख लेना, ये तुम्हारे आंसर्स में दिखना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है विद रिगार्ड्स टू पार्लियामेंट रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स इन ईसीआई, पॉलिटिकल पार्टीज़, तो हर जगह पर ये 255th लॉ कमीशन रिपोर्ट कोट होगी। ऐसे ही ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब ऐसे ही 262nd ने क्या बोला, एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टीज़। तो सारी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूँ, 2-3 ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा लॉ कमीशन। समझ में आ गया, इट इज़ नॉट स्टैट्यूटरी, इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, और हमने 3 साल के लिए बनाया है, ठीक है? कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं जिसके बेसिस पर, जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर हम लाए हैं, और उसका स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, वो भी हमने देख लिया। और 2 स्पेसिफिक रिपोर्ट्स जो तुम्हें जाकर पीआईबी से उसकी समरी देखनी है। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट। यही चीज़ तुम्हें समझनी है वहाँ पर कि ये कैसे अप्लाई होगा, कैसे इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ये चीज़ तुमने समझ ली ना एक बार,
अब तुम्हारा प्रीलिम्स बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका पर्पस यही है वीडियो का कि तुम्हें बताना कि सोचना कैसे है, जो हम पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कैसे करना है, यूपीएससी कैसे पूछ सकता है। तो ये कैसे होगा, जब तुम पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैसे हो सकती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द लॉ कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट एडवाइजेस गवर्नमेंट ऑन लीगल रिफॉर्म्स। ऑलराइट, इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग। अब जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, उसमें वहां जो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन या बॉक्स कर लिया करो। समझो कि एग्जामिनर तुम्हें कहाँ फंसाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहे हो। आर बाइंडिंग, ये फंसा रहा है। फिर एवरी 5 years ऑफ बाय द गवर्नमेंट, यहाँ फंसाया उसने, इन 3 जगह पर तुम्हें फंसाया। ठीक है, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिव आर इनकरेक्ट। तो ये भी इनकरेक्ट है। इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग, हर 5 साल नहीं करता, इट डिपेंड्स एंड यूजुअली 3 साल में करता है, वो भी वेरी हो सकता है, यूजुअली 3 साल में करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं एंड आंसर विल बी डी, ऑल 3 आर इनकरेक्ट। ठीक है, फिर अब मेंस में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसका। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द लीगल लैंडस्केप ऑफ द कंट्री। हमने समझ लिया ये। हाउएवर इट्स एडवाइजरी रोल लिमिट्स इट्स इम्पैक्ट। क्रिटिकली एनालाइज द रेलेवेंस ऑफ लॉ कमीशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल रिफॉर्म्स। अब हमें बताना पड़ेगा। अब इसमें कैसे हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम इंट्रो में बता देंगे लॉ कमीशन क्या है, उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा फिर हम डिटेल में जाकर बताएंगे कि हाउ इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द लीगल लैंडस्केप। तो हमें वही एग्जाम्पल देने पड़ेंगे कि वो ये सब चीज़ें करता है, फिर ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल देकर बताना कि कुछ स्पेशल एक्ट्स हैं जो उसकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पर आए हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं वो भी मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब ये क्रिटिकली एनालाइज में यही बताना है, हाउएवर इट्स एडवाइजरी रोल लिमिट्स इट इम्पैक्ट। हमने पहले ये सारी चीज़ें बता दी, क्या उसकी रेलेवेंस है, कैसे लीगल रिफॉर्म्स में वो हेल्प कर रहा है विद एग्जाम्पल्स। फिर एडवाइजरी रोल कैसे उसका इम्पैक्ट लिमिट कर रहा है वो बता देंगे। क्यों, क्योंकि रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग। ठीक है, तो जो कुछ गवर्नमेंट्स हैं वो रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ रही बिकॉज उसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो अगेन देन फिर विल बी कंक्लूडिंग कि डिस्पाइट द लिमिटेशन उसका इम्पॉर्टेंट रोल है पॉलिसी मेकिंग में, लीगल रिफॉर्म्स में, और यही सब बस कहानी बता देंगे। तो ऐसा तुम्हारा बनेगा उधर इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉ कमीशन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो गए हुए थे मंगोलिया। अब हुआ क्या, आईसीसी ने इशू किया हुआ वारंट अगेंस्ट पुतिन, और मंगोलिया है आईसीसी रोम स्टैट्यूट, इसका नाम याद रखना, रोम स्टैट्यूट का सिग्नेटरी, एंड उसने इसे रैटिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि अगर वो आईसीसी का पार्ट है, उसका फ्रेमवर्क रैटिफाई किया हुआ है उसने, तो उसकी मॉरल ऑब्लिगेशन बन गई कि पुतिन के अगेंस्ट एक्शन ले। ठीक है, तो एज पर आईसीसी जब उसने एक बार वारंट इशू कर दिया तो जो सारी मेंबर कंट्रीज हैं उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा। बट क्या पुतिन को एक्शन ले सकते थे, मंगोलियन प्रेसिडेंट, मंगोलियन प्राइम मिनिस्टर, कोई भी एक्शन ले सकता था पुतिन के अगेंस्ट? इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। दो लीगल मैंडेट है बट यही हुआ, दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन। उन्हें पता है रशिया के खिलाफ वो कैसे एक्शन लेंगे, अपने रिलेशंस खराब थोड़ी करने हैं रशिया के साथ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। कौन पकड़ेगा पुतिन को, कैसे पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे पकड़ कर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द टॉपिक है, यही हमें समझना है कि आईसीसी क्या है, उसकी क्या पावर्स हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस है, और आईसीसी वर्सेस आईसीजे क्या डिफरेंस है दोनों में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है, तो इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि क्यों वारंट इशू किया, कौन होता है आईसीसी पुतिन के अगेंस्ट वारंट इशू करने वाला। ठीक है, और मंगोलिया की क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक्ट करना इस पर। ठीक है, तो क्या हुआ, आईसीसी ने वारंट इशू किया था विथ एलिगेशंस ऑफ वॉर क्राइम्स। मंगोलिया एज अ पार्टी टू रोम स्टैट्यूट
had a duty to execute the warrant, ठीक है, but again because उनके में दम नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल अ हेड ऑफ स्टेट को तुम किसी को भी, और वो भी पुतिन जैसे हेड ऑफ स्टेट को पकड़ना, अरेस्ट करना, इसीलिए नथिंग हैपेंड। अब आईसीसी का रोल क्या है और आईसीसी ने पुतिन के अगेंस्ट वारंट इशू क्यों किया? तो इन 2023 आईसीसी इशूड अ वारंट अगेंस्ट पुतिन एंड कुछ रशियन जनरल्स, मिलिट्री पर्सनल, डिफेंस मिनिस्टर, काफ़ी सारे लोगों के अगेंस्ट दे इशूड अ वारंट। उन्होंने चार्जेस लगाए रिलेटेड टू वॉर क्राइम्स जो रशिया कर रही है यूक्रेन। अगेन दीज आर एलिगेशंस, उसके बेसिस पर उन्होंने वारंट इशू किया है, ठीक है। तो पुतिन पे क्या एक्यूजिशन लगाई कि वहाँ पर कुछ बच्चों का एब्डक्शन हुआ और उन्हें डिपोर्ट किया टू रशिया ऑक्यूपाइड एरियाज ऑफ यूक्रेन, ठीक है। तो रशियन एरिया में ले गए उनको। So the warrant cites violation of the Rome Statutes provisions on unlawful deportation and transfer, ठीक है। तो बस यही एलिगेशन थी कि कुछ बच्चों को इलीगली डिपोर्ट किया, ट्रांसफर किया अनलॉफुली, ऑलराइट। एंड इसमें वायलेशन हुआ आर्टिकल 25(3) ऑफ रोम स्टैट्यूट, जिसे हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें बस क्या याद रखना है, आईसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर रोम स्टैट्यूट। और पुतिन पर क्या एलिगेशंस लगाई उन्होंने, एलिज्ड वॉर क्राइम्स, ठीक है। बट दिक्कत क्या है आईसीसी के पास, उसके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है एनफोर्स करने के लिए, उसके पास कोई फोर्स नहीं है। यूएनएससी के थ्रू करवाएगा एनफोर्स तो कैसे करवाएगा, रशिया के पास तो यूएनएससी में वीटो है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, उनके पास कोई मैकेनिज्म भी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, अपनी कुछ पुलिस वुलिस कुछ भी नहीं है उसके पास, ठीक है। ये हो गई हमारी कॉन्टेक्स्ट, ये हो गई हमारी एसेंस, क्या इशू था। अब समझते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कब बनी, उसका क्या पर्पस है, यूपीएससी उससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी जो रोम स्टैट्यूट के अंडर बनी है 2002 में। उसका 4 मेन चीज़ों पर फोकस है। द फोकस इज टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर फर्स्ट जीनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड एग्रेशन। अब यहाँ कीवर्ड क्या हो गया हमारा, प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स, ये याद रखना। यहाँ इंडिविजुअल की बात हो रही है, जैसे पुतिन की बात हुई, स्टेट की बात नहीं हो रही, रशिया की बात नहीं हो रही, इंडिविजुअल व्लादिमीर पुतिन की बात हुई है। फॉर जीनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड एग्रेशन, ठीक है। फिर इट ऑपरेट्स इंटरनेशनली एंड जो कंट्रीज दैट हैव रैटिफाइड द रोम स्टैट्यूट आर ऑब्लिगेटेड टू कोऑपरेट विद आईसीसी। तो ये किसने किया हुआ था, मंगोलिया ने इसको रैटिफाई किया हुआ था, इसीलिए अब मंगोलिया का ऑब्लिगेशन बन गया कि उसके साथ कोऑपरेट कर सके, ऑलराइट। तो रोम स्टैट्यूट क्या है, बस वही ट्रीटी है जिसके बेसिस पर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना, और वही 4 एरियाज हैं हमारे जो ऑलरेडी हमने देख लिया है, वॉर क्राइम्स, जीनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और एग्रेशन, ठीक है। Now, under the Rome Statute, it is authorized to investigate heinous international crimes only when country's own legal machinery fails, या फिर यूएनएससी उसे रेफर करे तभी वो कर सकता है, ठीक है। तो ना यूएसए ने, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें रट लिए हैं, याद रख लेना, ना यूएसए ने इसको रेटिफाई किया, साइन किया, रशिया ने भी नहीं किया, चाइना ने भी नहीं किया, इंडिया ने भी नहीं किया, एंड इवन यूक्रेन ने भी नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज़ रट लो, ये चीज़ याद रख लो। अब तुम्हें एक डाउट आएगा कि सर अगर यूक्रेन ने इसे ना साइन किया ना रैटिफाई किया तो फिर इसका जुरिस्डिक्शन आया कैसे यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि एलिगेशंस तो यही है ना, पुतिन ने क्राइम कहाँ किया, यूक्रेन पे, यूक्रेन में, ठीक है। बट यूक्रेन तो अगर रैटिफाई नहीं किया, साइन नहीं किया, तो उसका जुरिस्डिक्शन यूक्रेन पे आया क्यों, वारंट तो वो इशू ही नहीं कर सकता अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है तो, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि यूक्रेन ने 2014 में, सॉरी 2024 में, यूक्रेन इन 2024 एक्सेप्टेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीसी, ठीक है। उसने बोला कि उसके इधर जो भी क्राइम्स होंगे इट विल कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीसी। हाउएवर उसने साइन और रैटिफाई नहीं किया, तो आईसीसी के कोड में देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन जो ये चीज़ अलाउ करता है, ठीक है।
तो ये याद रखना, ये जो तुम्हारा बेसिक डाउट है यही है कि यूक्रेन अगर सिग्नेटरी या रेटिफायर नहीं है तो उस पे कैसे वैलिड हुआ। इसीलिए वैलिड हुआ क्योंकि 2024 में इट केम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीसी। ठीक है, तो एक चार्टर में प्रोविजन है आर्टिकल 12 के अंडर उसके, आईसीसी के, जो ये अलाउ करता है। तो साइन वाइन रेटिफाई कुछ नहीं, उसने बस बोल दिया कि आज से हम तेरे जुरिस्डिक्शन में हैं तो हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो यूक्रेन में जो क्राइम हुआ, जो एलिज्ड क्राइम हुआ, उसके लिए पुतिन को जिम्मेवार मान रहा है आईसीसी और उसी के अगेंस्ट वारंट इशू किया। सिंपल, क्लियर, समझ गए। ठीक है, अब देखो आईसीसी और आईसीजे में क्या फर्क है। आईसीसी डील करता है इंडिविजुअल क्रिमिनल से, देख लिया हमने, पुतिन की बात कर रहा है। और आईसीजे डील करता है स्टेट से, रशिया, यूएस, इंडिया, इन सब की बात करता है। ठीक है, आईसीसी किससे एस्टैब्लिश हुआ? रोम स्टैट्यूट से। और आईसीजे यूएन चार्टर से बना है। ठीक है, समझ गए बेसिक डिफरेंस, इंडिविजुअल, स्टेट, यूएन चार्टर और रोम स्टैट्यूट। ठीक है, आईसीजे के डिसीजंस हैं बाइंडिंग ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व। ऑलराइट, सो ये ही है हमारा बेसिक डिफरेंस। ठीक है, अब वो कौन सी चीज़ों से डील करता है? कोई भी डिस्प्यूट्स, बायलैटरल डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई एग्रीमेंट से रिलेटेड इशू होता है, तो उन सब चीज़ में आईसीजे के पास जा सकते हैं, कोई वायलेशन हो ट्रीटी की, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑन दी अदर हैंड आईसीसी क्या देखता है? आईसीसी वही 4 चीज़ें, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, एग्रेशन और जेनोसाइड। सिंपल, समझ गए। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब इसके अलावा मंगोलिया की बात हुई तो हमें मंगोलिया का भी मैप देखने की ज़रूरत है। ऐसे कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री, किसी की भी बात हो ना, हमेशा अपनी एटलस खोला करो और उसमें मैप देखकर समझा करो कि उसकी बॉर्डर कंट्रीज़ क्या हैं, किसके साथ वो बॉर्डर शेयर कर रही है। तो मंगोलिया का बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है? बस रशिया और चाइना के साथ। मंगोलिया क्या है? मंगोलिया इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री जिसकी कैपिटल है उलानबातर और इसका बॉर्डर शेयर होता है रशिया और चाइना से, बस, इसके साथ नहीं होता। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान किसी के साथ नहीं होता, ओनली विद रशिया एंड चाइना। तो यहाँ पर ये तुम्हें दिख रहा है छोटी सी ऐसे लाइन जाती है जो चाइना की टेरिटरी होती है, इसका बॉर्डर यहाँ से है, तो इतना इधर गैप होता है। ठीक है, ये इसका बॉर्डर है, ये उसकी ये है, बीच में ये चाइना है, तो खाली रशिया और चाइना के बीच में ये लैंड लॉक्ड है। इसीलिए अगर उसने पुतिन को ही अरेस्ट कर लिया तो बेचारी जाएगी किधर। ऑलराइट, अब हमारा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये समझ लो। With reference to the International Criminal Court, consider the following statements. ICC has jurisdictions over crimes such as genocide, war crimes, and crimes against humanity. Okay. Ukraine has ratified the Rome Statute. Is it right or not? No, it is incorrect. It was established under a Rome Statute. This was not established under UN Charter. तो ये दोनों statement incorrect. Which of the statements are correct? One only, A. ठीक है, सिंपल हो गया ये हमारा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन। अब ये क्या चल रहा है न्यूज़ में? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज इज करेंटली वर्किंग ऑन जीएनएसएस। अब ये हमारे लिए समझना जरूरी हो गया, जीएनएसएस क्या है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड टोलिंग सिस्टम पर काम कर रहा है, विच इज एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस द करेंट फास्टैग। अब जो हमारे फास्टैग सिस्टम है वो कैसे चलता है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है? हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ ले। वो यूज़ करता है आरएफआईडी। आरएफआईडी क्या होती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो क्या होता है? आरएफआईडी के साथ हमारा एक वॉलेट है, पेटीएम हो गया, एसबीआई, आईसीआईसीआई, सबके वॉलेट बने हुए हैं। उस वॉलेट में हम पैसे डालते हैं, तो जैसे ही हम टोल पे पहुंचते हैं, आरएफआईडी डिटेक्टर होता है, वो डिटेक्ट करता है हमारी कार पे लगे हुए स्टिकर को। ठीक है, उसके बेसिस पर वो हमारे वॉलेट से पैसे काट लेता है और जो सामने हमारा बूम बैरियर लगा होता है वो खुल जाता है। सिंपल चीज़। ठीक है, तो आरएफआईडी के थ्रू जो हमारा फास्टैग है उसमें आरएफआईडी है, उसके थ्रू से डिटेक्ट किया, कार्ड से हमारे वॉलेट से पैसे काटे और बूम बैरियर खोल दिया। दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग। पहले क्या मैनुअली हमें रुक के टोल देना पड़ता था, पैसे निकाल के देने पड़ते थे। अब ये सब चीज़ ऑटोमेट करके गवर्नमेंट फास्टैग ले आई थी ताकि
जो हमारा टाइम है टोल पर, इतने लंबे-लंबे जाम जो लग रहे हैं टोल्स पर, वो सब खत्म हो जाएँ, वो सब कम हो जाएँ। बट इश्यू फिर वही हुआ, आधे से ज़्यादा टाइम तो फास्टैग डिटेक्ट ही नहीं हो पाते। वो वहाँ पर खड़ा होता है सेंसर लेकर, डंडी के आगे लगा के सेंसर लेकर खड़ा होता है, वो गाड़ी के शीशे पे मार के चेक करता है, ठीक है? तो इश्यू वही रह गया। फिर आधे लोगों के कभी वॉलेट में पैसे नहीं हुए, तो किसी की गाड़ी वहीं फँस गई और पीछे लंबी लाइन लग गई। तो ये सारे इश्यू अभी भी चल रहे थे फास्टैग से रिलेटेड, और कुछ लोगों ने अभी तक फास्टैग लगवाया नहीं था, 2 मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इससे क्या हो रहा था, इससे जो डिलेस थे वो सॉल्व ही नहीं हुए, वो डिले अभी भी कंटिन्यू हो रहे थे। अब इसका सॉल्यूशन हमारी गवर्नमेंट ने सोचा, लेकर आए हम सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन, ठीक है? तो अब ये कैसे चलेगा सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन? कौन सी सैटेलाइट यूज़ हो रही है? जीएनएसएस के पार्ट में सैटेलाइट्स यूज़ हो रही हैं। अब जीएनएसएस है एक कंसोर्टियम जिसमें दुनिया में जो भी नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड करती है ना, वो सारी आ जाती हैं, ठीक है? तो जो भी पूरी वर्ल्ड में कॉन्स्टेलेशंस हैं, वो सारे जीएनएसएस सिस्टम के अंडर आ जाते हैं, जिसमें हमारा इंडिया का आईआरएनएसएस या फिर नाविक भी आ जाता है, ओके? इसके अलावा जापान का कौन सा है? ऑजी जेनिथ, वो भी आ गया। ईयू का गैलीलियो, चाइना का बाइडू, ग्लोनास रशिया का, और यूएस का जीपीएस। तो जीएनएसएस इज नॉट जस्ट जीपीएस, जीएनएसएस इज ऑल दीज कंबाइंड टुगेदर, कॉन्स्टेलेशन इनका, कंसोर्टियम इनका, ठीक है? तो दिस इज जीएनएसएस। इसी के बेसिस पर हम बनाएंगे सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन। अब ये चलेगा कैसे? इसके क्या फायदे होंगे? तो क्या होगा, अब हमें क्या है, जितना डिफरेंस डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे ना, उतना टोल काट सकती है सरकार। मान लो कैमरा या सेंसर लगाए, ठीक है? और हमारी गाड़ी में वो एक ऑन बोर्ड यूनिट जीएनएसएस बेस्ड, जीपीएस बेस्ड या जीएनएसएस बेस्ड फिट कर देगा। उस सेंसर जैसे ही हम घुसेंगे एक्सप्रेस वे पर या टोल वाली रोड पर, तो वो डिटेक्ट कर लेगा। वो देखेगा कि इस टाइम पर हम घुसे हैं उसके अंदर, उस रोड में, ठीक है? फिर जैसे ही हमारी गाड़ी चली, मान लो 100 किलोमीटर चली और हमने वहाँ से एग्ज़िट कर लिया, वहाँ पर भी एक और टोल लगा होगा, वो फिर सेंसर डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ, इस टाइम पर, इस डिस्टेंस पर उसने एग्ज़िट किया है। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने? 100 किलोमीटर। अब उसी डिस्टेंस के बेसिस पर हमारा कार में एक वॉलेट भी अटैच्ड होगा ऑन बोर्ड यूनिट के साथ, ठीक है? उसी के बेसिस पर जैसे फास्टैग में पैसे कट रहे थे, वैसे ही इसमें पैसे कट जाएँगे। सो वंस वी आर एंटरिंग, सेंसर डिटेक्ट कर रहा है हमारी लोकेशन, हमारा टाइम स्टैम्प ट्रैक कर रहा है वो। फिर जब हम एग्ज़िट कर रहे हैं, एग्ज़िट के टाइम पर वो देख रहा है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, 1000 रुपए दे दे, ठीक है? पहले तूने चाहे कितना भी टैक्स दिया, लाखों रुपए टैक्स दिया, अब तू टोल के लिए भी पैसे दे दे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। तो इसका क्या बेनिफिट होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि कोई भी बॉम्ब बैरियर की ज़रूरत ही नहीं होगी। हाई स्पीड पे वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। हम वेट नहीं करेंगे कि बैरियर खुलेगा तब पता चलेगा। तो जो सेंसर लगाए हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ नेविगेशन, विद द हेल्प ऑफ जीएनएसएस, सब डिटेक्ट हो जाएगा कब हम टोल वाली रोड पर घुसे, कब हम उससे बाहर निकले, कितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसी के बेसिस पर दे विल डिटेक्ट। बट ऑफ कोर्स दिस इज़ इंडिया, और इसका भी जुगाड़ मिल जाएगा कोई ना कोई कि उसे कैसे बाईपास करना है। ठीक है? तो बॉम्ब बैरियर रीडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्ट्रा फास्ट स्पीड, हाई स्पीड से हम निकल जाएँगे। ठीक है? तो उसका बस सिंपल यही बेसिक पर्पस है। तो पुरानी हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी आरएफआईडी, अब हम इसमें यूज़ कर रहे हैं नेविगेशन सिस्टम, ग्लोबल जीएनएसएस, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। सिंपल, समझ गए? इसमें भी यही बताया हुआ है कैसे चलेगा। हर कार के साथ जो ऑन बोर्ड यूनिट होगा उसमें उसकी डिटेल्स होंगी, एक वॉलेट अटैच्ड होगा। ऑलराइट, तो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क एंड दिस इज़ हाउ इट विल सेव टाइम। अब उसने देखो प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछा। अभी ये हमने पता है ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, वही देखा हमने ऊपर। इंडिया का है, जापान का है, चाइना, रशिया, यूएसए का है, ईयू का है। उसने क्या पूछा, किसका है? इसका है जापान का है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? तो तुम्हें पढ़ते हुए ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर तुमने पढ़ते हुए यही देख लिया होता, तुम्हारे माइंड में रहेगा ना कि हाँ भाई, कौन-कौन से देश हैं जिनका अपना-अपना जीपीएस सिस्टम्स है, सैटेलाइट सॉरी नेविगेशन सिस्टम है, और उसके क्या नाम है। अब ये इंडिया का है आईआरएनएसएस,
और हम किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए। तो इसको तो डिटेल में पढ़ना ही है हमें, ठीक है? तो अब आईआरएनएसएस के क्या फीचर्स हैं, नेविक के क्या फीचर्स हैं, वो भी यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछ चुका है। ऑलराइट, तो ऐसे तुम्हें पढ़ना है। अब ये टॉपिक तो ऑल्दो हमारा ये था जीएनएसएस का, बट हमें उसकी डेप्थ में जाके कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं, कुछ चीज़ों को अप्लाई करना होता है, वो हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि वैसे ही वो क्वेश्चन उठाकर पूछता है। तो ऐसे ही करंट से उठकर हमारे कंटेम्पररी या स्टैटिक टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? अब उसने मेंस में भी पूछा और प्रीलिम्स में फिर से ये पूछा हुआ है आईआरएनएसएस पे। आईआरएनएसएस या नाविक क्या है? इसमें 7 सैटेलाइट हैं, बस ये याद रख लो, इसमें 7 सैटेलाइट हैं, 3 है हमारी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में और 4 है हमारी जियोसिंक्रोनस में। जियोस्टेशनरी और जियोसिंक्रोनस क्या होते हैं? जियोस्टेशनरी का क्या एल्टीट्यूड है? ये है तुम्हारा 3rd होमवर्क, ये तुम्हें मेंशन करना है कमेंट्स में। इससे पहले क्या होमवर्क दिया था तुम्हें? यूसीसी का आर्टिकल बताना था, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा 3rd होमवर्क। तो 3 जियोस्टेशनरी में है, 4 जियोसिंक्रोनस। अब जियोस्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? वो ऑर्बिट होता है जिसमें सैटेलाइट जो रहेगी और अर्थ रहेगी, वो कॉन्टिन्यूअसली अर्थ की किसी पॉइंट की लोकेशन के सिंक में रहती है। अगर हम किसी भी पॉइंट से उस सैटेलाइट को देखेंगे, मतलब अर्थ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट से उसको हम सिंक में रख सकते हैं, ठीक है? मान लो हमने इंडिया को मॉनिटर करना है, तो हम जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में एक सैटेलाइट भेज देंगे, तो हमारी इंडिया से हम कभी भी उस सैटेलाइट को देखेंगे तो हमेशा वो एक ही पॉइंट पर दिखेगी, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा हमें वो सैटेलाइट उधर ही दिखेगी। कैसे हो पाएगा ये पॉसिबल? हाँ, जब उसका अगर सैटेलाइट का हमने स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन को मैच कर दिया अर्थ की स्पीड या वेलोसिटी ऑफ रोटेशन से, ठीक है? तो क्या होती है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वही है कि जिसका रेवोल्यूशन पीरियड इज सेम एज द रोटेशन पीरियड, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अब इसका तुम्हें एल्टीट्यूड बताना है, एंड इट ऑलवेज अपीयर्स फिक्स्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अर्थ। मान लो दिल्ली में बैठ के हम एक सैटेलाइट देख रहे हैं ऊपर, तो वो पूरे साल, पूरी टाइम, हर टाइम पर एक ही जगह पर सैटेलाइट दिखेगी। और जियोसिंक्रोनस में क्या होता है? जियोसिंक्रोनस में भी उसकी वेलोसिटी, उसकी जो रेवोल्यूशन का टाइम है और अर्थ का जो रोटेशन का पीरियड है वो सेम रहता है, ठीक है? बट जियो स्टेशनरी जो है दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ जियो सिंक्रोनस। ऑलराइट, समझ गए? अब जियो सिंक्रोनस में क्या होता है? जियो सिंक्रोनस में होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर देखेंगे तो वो सैटेलाइट उस टाइम पर उसी जगह पर दिखेगी। मान लो सुबह 10 बजे मैंने दिल्ली से देखा तो वो सैटेलाइट है इधर, फिर मैंने 2 बजे देखा तो वो सैटेलाइट है इधर, 3 बजे देखा तो वो सैटेलाइट है इधर, ठीक है? तो यही उसका मतलब होता है जियो सिंक्रोनस का। तो यूजुअली वो किस डायरेक्शन में रहती है? 8 की डायरेक्शन में, ठीक है? सो किस पे काम करता है वो? 3 जियो स्टेशनरी और 4 जियो सिंक्रोनस। एल्टीट्यूड है उसका ये, तुम्हें एग्जैक्ट एल्टीट्यूड बताना है जियो स्टेशनरी का। फिर उसके बाद एक्यूरेसी देगी वो अराउंड 20 मीटर्स की। हम्म, तो इट इज इंडियाज इंडिजीनियस। ऑलराइट, देख लिया। अब वो कितने एरिया को कवर करेगी? अराउंड 1500 से 2000 किलोमीटर अराउंड इट, इंडिया के आसपास का। तो जो हमारी साउथ एशिया सार्क की कंट्रीज है वो सारी भी कवर हो जाएंगी इसके अंडर। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, व्हीकल ट्रैकिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब इंडिया को अपने सैटेलाइट सिस्टम की, नेविगेशन सिस्टम की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हम जीपीएस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मान लो कल को कोई वॉर होती है, ऐसा पहला हुआ था, कारगिल के केस में भी हुआ था, तो यूएस हमारा जो नेविगेशन नेटवर्क है उसकी सारी एक्सेस बंद कर सकता है अगर हम जीपीएस पर रिलायंट हो तो, ठीक है? तो इंडिया कभी जीपीएस एक्सेस कर ही नहीं पाएगी अगर यूएस ने चाहा तो। इसीलिए कारगिल के टाइम पे यही हुआ।
वी स्टॉप गेटिंग द एक्सेस ऑफ जीपीएस। हमारे लिए अटैक करना, लोकेशन फाइंड करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए हमें एक इंडिजीनियस सिस्टम चाहिए ताकि हम किसी पर डिपेंडेंट ना रहें फॉर द पर्पस ऑफ नेविगेशन। ठीक है, सो हर पर्पस के लिए जितने भी इसके आगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होगी, सबके लिए विल बी यूजिंग आईआरएनएसएस। अब प्रीलिम्स में उसने क्या क्वेश्चन पूछा इससे? उसने पूछा ये, इट हैज़ 3 सैटेलाइट्स इन जियोस्टेशनरी एंड 4 इन जियोसिंक्रोनस। सही है। और एंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। अब ये बताओ ये सही है या नहीं है, ये बताओ आंसर में। फिर इट विल हैव इट्स ओन नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय मिडल ऑफ 2019। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमारा पूरा नेविगेशन सिस्टम थोड़ी एक जो ग्लोबल कवरेज देगा, ये तो गलत है ही। बट अब तुम्हें ये बताना है कि कितना एरिया कवर कर रही है। ठीक है, तो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, आंसर विल बी आइदर ए और बी। फिर मेंस में उसने क्या पूछा, व्हाई इज आईआरएनएसएस नीडेड, हाउ डज इट हेल्प इन नेविगेशन। तो वही सारी चीज़ें हम बता देंगे। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी हो गई हमारी, ठीक है, और नेविगेशन का पर्पस तो है ही, अब उसमें कैसे हेल्प करेगी। तो ऐसी क्वेश्चन में ये ऐसा डायग्राम बनाकर दिखा दिया करो। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लानिना। लानिना क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि लानिना हो गया है डिले। जुलाई अगस्त में आना था, अब वो हो गया सितंबर या उसके बाद ही आएगा। तो सारी जो ग्लोबल एजेंसीज ने प्रिडिक्ट किया था, एवरीवन फेल्ड प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली। ठीक है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए समझने की ज़रूरत है लानिना क्या है, उसका हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब स्टैटिक में चीज़ें हैं। और एनजो क्या है, एल नीनो क्या है। फिर हमें इसको मेंस में अपने आंसर्स में यूज़ कर कर बताना है, क्योंकि ला नीना की वजह से मॉनसून पे इम्पैक्ट पड़ता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं एल नीनो की वजह से। तो ये सारे हमारे वहाँ पर मेंस में कीवर्ड्स बन जाते हैं, इन्हें वहाँ पर आंसर में लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं एनजो। एनजो क्या होता है? एनजो क्लाइमेट फिनोमिना होता है, ओशन प्लस एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ओशन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में हमारा क्या रिलेशंस है जो हम वॉकर सेल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, अब जब एनजो के 3 फेजेस हो सकते हैं, एल नीनो, ला नीना या फिर न्यूट्रल। ऑलराइट, तो एल नीनो के केस में क्या होता है और न्यूट्रल के केस में क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। अब न्यूट्रल के केस में क्या होता है, हमने सबने स्टैटिक ज्योग्राफी में पढ़ा है, वो वॉकर सेल। ये हो गया हमारा ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, किसकी कोस्ट पे है ये, साउथ अमेरिका की। और ये हो गया हमारा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की। अब यूजुअल केस में हमारा न्यूट्रल केस में क्या होता है, यहाँ पर अपवेलिंग हो रही होती है। अपवेलिंग का मतलब जो नीचे से ठंडा ओशन का ठंडा पानी है, न्यूट्रिएंट रिच पानी, वो ऊपर आ रहा है इस कोस्ट पे। ठीक है, ये हो रहा है, ये हो रहा है ओशन में, और इसके साथ ट्रेड विंड्स ब्लो कर रही है हमारी। ठीक है, ये समझ गए। तो यहाँ से जो गर्म पानी है, जो वार्मर वाटर्स हैं, उसको लेकर जा रही है वो वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ। तो सारा हमारा जो वार्मर वाटर्स हैं वो इकट्ठा हो रहा है किधर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इससे क्या होगा, इससे वार्मर वाटर आ गया, पानी गर्म होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगी, कन्वेक्शन होगी, फिर बादल बनेंगे और बारिश आएगी। तो नॉर्मल कंडीशन में ये हो रहा है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में अपवेलिंग हो रही है, ठंडा पानी ऊपर आ रहा है। ठीक है, ट्रेड विंड्स फ्लो करके गर्म पानी को वापस इधर लेकर जा रही हैं वेस्टर्न की तरफ, जहाँ कन्वेक्शन से बारिश आ रही है। ठीक है, अब हम समझते हैं एल नीनो के केस में क्या होता है। एल नीनो के केस में होता है सीजिंग ऑफ अपवेलिंग। तो जो पानी ठंडा ऊपर आ रहा था, कोल्डर वाटर्स, वो आना बंद हो जाता है इन केस ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, ठंडा पानी ऊपर कम आना शो हो गया, हमारी जो ट्रेड विंड्स थी वो स्लो हो गई, हमारा वॉकर सेल शिफ्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर हमारा वार्मर वाटर एक्यूमुलेट हो गया। तो क्या हुआ एल नीनो के केस में, सीजिंग ऑफ अपवेलिंग एंड accumulation of warmer water than normal in eastern Pacific Ocean।
अब यहाँ पर गर्म पानी आ गया तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगी और बारिश होगी, बादल बनेंगे और कन्वेक्शन से बारिश आएगी। तो यूजुअली जो हमारा यहाँ पर ड्राई रीजन रहता था उसमें हमें यहाँ पर बारिश, एक्सेसिव रेनफॉल देखने को मिलती है। और ऑन दी अदर हैंड हमारा जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें इट विल बी कूल, कूलर रहेगा। तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया के रीजन जो जनरली बारिश देखते थे वहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। ये होता है एल नीनो के केस में। अब ला नीना के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ ला नीना जो हमारा न्यूट्रल कंडीशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो न्यूट्रल में क्या हो रहा था, अपवेलिंग हो रही थी, इन केस ऑफ ला नीना वो अपवेलिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारी ट्रेड विंड थी वो और ज़्यादा स्पीड से चलेगी। तो जो हमारा इधर गर्म पानी, वार्मर वाटर इकट्ठा हो रहा था इन द वेस्टर्न पैसिफिक, अब वो पहले से भी ज़्यादा वार्मर इकट्ठा होगा। तो पहले से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, और ज़्यादा इवेपोरेशन, और ज़्यादा कन्वेक्शन और ज़्यादा बारिश। तो ऑस्ट्रेलिया के जो इस रीजन में बारिश आ रही थी अब वो पहले से ज़्यादा आएगी। एंड इन केस ऑफ ला नीना फ्लड्स भी आ सकते हैं, ठीक है। और ईस्टर्न पैसिफिक में क्या हुआ, कूलर वाटर आता गया तो और ज़्यादा ड्राई रीजन बन गया। ये सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज़ है। न्यूट्रल जो हमारा केस होता है उस केस में क्या होता है, ईस्टर्न पैसिफिक पे ठंडा रहता है, कूलर वाटर, अपवेलिंग चल रही होती है। और जो हमारा वेस्टर्न पैसिफिक है उस केस में क्या होता है, उस केस में वार्मर वाटर आ जाता है, उसकी वजह से बारिश आती है। और ला नीना के केस में यही हमारा फैक्टर और ज़्यादा एक्सटेंचुएट और ज़्यादा बड़ा होता जाता है, अपवेलिंग बढ़ती जाती है, ट्रेड विंड्स और ज़्यादा तेज़ी से चलती है और बहुत ठंडा पानी इधर हो जाता है और वार्मर वाटर हमारा वेस्टर्न की तरफ आ जाता है, जिससे और ज़्यादा बारिश आएगी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में, ठीक है। यही चीज़ इंडिया के साथ भी होती है। इंडिया में भी यहाँ पर ज़्यादा बारिश आती है ला नीना की वजह से, दिस कोरिलेशन हैज़ बीन फाउंड, ठीक है। तो जब ला नीना होगा इंडिया में अच्छा मानसून आएगा, अच्छी बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है। इसके अलावा एल नीनो के केस में इट हैज़ बीन फाउंड, कोरिलेशन है ये, देयर कैन बी अदर फैक्टर्स, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल भी एक फैक्टर प्ले कर सकता है, ठीक है। बट दिस हैज़ यूजुअली बीन फाउंड कि ला नीनो के केस में, इंडिया के केस में मानसून अच्छा आएगा, ज़्यादा बारिश होगी, और एल नीनो में कम होती है। एल नीनो इज नथिंग बट ऑपोजिट ऑफ ला नीना, ठीक है। एल नीनो में क्या हो गया, अपवेलिंग खत्म हो गई, वार्मर देन यूजुअल वाटर आ गया हमारा ईस्टर्न पैसिफिक में, और यहाँ पर ड्रॉट आ गया और कूलर वाटर आ गया, सिंपल। इसी को ही हम बोलते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, जो इंटरप्ले दिखाता है हमारा ओशन और एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो ये है बेसिक एल नीनो, ला नीना और एनजो। इसको समझ लो, इसको याद कर लो, इसको इंटरनलाइज कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हारा पूरी ज्योग्राफी में, यूपीएससी के लिए, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है वी हैव ऑलरेडी सीन, समझ लिया हमने एल नीनो और ला नीना का डिफरेंस, ठीक है। क्या होता है, कूलर वाटर आ जाता है, अपवेलिंग और ज़्यादा हो जाती है। इंडियन मानसून पे क्या हुआ है, ला नीना टिपिकली फेवर्स रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन, और डिलेड ला नीना की वजह से क्या होता है, इंडियन मानसून भी डिले हो सकता है और बारिश कम हो सकती है, सिंपल। अब इसके बेसिस पर यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगा, उसने ऑलरेडी 2011 में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, देखते हैं। तो क्या पूछा है, ला नीना इज सस्पेक्टेड टू हैव कॉज्ड रीसेंट फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया, हाउ इज ला नीना डिफरेंट फ्रॉम एल नीनो। देखा, उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में फ्लड आए थे, तो तुम्हें पता चल गया फ्लड आए थे, तो ये वाला सिनेरियो हुआ। फिर उसने सिंपल पूछ लिया स्टैटिक कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, whereas El Nino is characterized by unusually warm ocean temperatures in the equatorial Pacific Ocean. Now, is this statement correct or not? क्या लगता है तुम्हें, ला नीना के केस में ठंडा कोल्ड ओशन होता है इंडिया में, इंडियन ओशन में, या वार्म होता है, क्या होता है, वार्म होता है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या पूछिए, एल नीनो हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया बट ला नीना हैज नो इफेक्ट ऑन मानसून क्लाइमेट। ये भी गलत है, हमने ऑलरेडी देख लिया है,
विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट? डी, नाइदर वन नॉर। सिंपल, ऐसा सिंपल क्वेश्चन उसने पूछा है, ऐसे स्टैटिक नॉलेज वाला क्वेश्चन फिर से आ सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है चांदीपुरा वायरस एंड जीनोम सीक्वेंसिंग। इसके बाद एक चीज याद रखना, लानीना का मतलब था द लिटिल गर्ल और एलनीना का मतलब क्या होता है? लिटिल बॉय। ठीक है, लानीना लिटिल गर्ल, एलनीनो लिटिल बॉय। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? चांदीपुरा वायरस एंड जीनोम सीक्वेंसिंग। क्या हुआ है, गुजरात बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने पहली बार पूरा फुली मैप्ड जीनोम ऑफ चांदीपुरा वायरस का बनाया है, पूरा जीनोम मैप उसका बनाया है। कि अब इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी समझनी, हम इसमें समझेंगे कि चांदीपुरा वायरस क्या है। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, कैसे होता है, क्या है, और उसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चांदीपुरा वायरस। ऑब्वियसली इट इज़ अ वायरस इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन है, याद रखना। अगर वो पूछे कि चांदीपुरा क्या है, इट इज़ अ फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नो, इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन है ये। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, इस कैन लीड टू एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम और ब्रेन स्वेलिंग। अब हुआ क्या, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड डेथ्स हो रही थी। ठीक है, अब इसका नाम चांदीपुरा कैसे रखा? चांदीपुरा इज़ प्लेस इन महाराष्ट्र। पहली बार 1965 में इट वाज़ डिस्कवर्ड, पहली बार वहाँ पर इसका आउटब्रेक वाज़ डिस्कवर्ड, तभी इसी की वजह से इसका नाम रखा चांदीपुरा वायरस। ठीक है, अब इट इज़ अ वायरस ऑफ रैड इट इज़ अ वायरस ऑफ रैप्डोविरिडे फैमिली। ठीक है, अब इसकी डिटेल में इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रैप्डोविरिडे फैमिली, बस सिंपल है, इट इज़ अ वायरस। और कैसे ट्रांसमिट होता है ये? सैंड फ्लाई, टिक्स, एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। एडीज एजिप्टी कौन सा मॉस्किटो है? इससे डेंगू होता है। ठीक है, अब इनके जब ये डंक मारेंगे, इनके सलाइवरी ग्लैंड में ये वायरस रहेगा, ये तुम्हें डंक मारेंगे, काटेंगे, तो उससे तुम्हें ये वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस दिस हाउ दिस इज स्प्रेड। कैसे? सैंड फ्लाई से, टिक से और एडीज इजिप्टी मॉस्किटो से भी ये हो सकता है। ठीक है, अब उसके कुछ फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स वही जो बाकी यूजुअली वायरस के रहते हैं, हेडेक, फीवर, एक्सट्रीम फीवर, फिर क्या होते हैं? रैशेस, ब्रेन स्वेलिंग, लिवर प्रॉब्लम्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है मल्टी ऑर्गन फेलियर विद इन 72 आवर्स ऑफ सिम्टम्स, इसी की वजह से बच्चों की डेथ हो रही थी। ठीक है, अब ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन हमने देखा है, कोविड भी क्या था, सार्स कोव 2, वो भी वायरस की वजह से था। अब वायरस के केसेस में हमें ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस केस में, चांदीपुर वायरस के केस में, इसकी अभी तक कोई वैक्सीन बनी ही नहीं है। नो स्पेसिफिक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर दिस येट। इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इट। ठीक है, ब्रेन इन्फ्लेमेशन अगर हो गई एक बार तो बहुत मुश्किल हो जाता है मोर्टेलिटी को रोकना। Alright, so this is very very dangerous virus that is affecting children. अब जीनोम मैपिंग क्यों करी? सोचो, तुम दिमाग लगाओ, अपना दिमाग चलाओ। ठीक है, इतना खतरनाक वायरस है वो, तो उसकी अगर हम जीनोम मैपिंग करेंगे तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? जीनोम मैपिंग क्या होती है? जीनोम सीक्वेंसेस क्या है? जीनोम क्या होता है? ठीक है, तो जीनोम का अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ याद करने का, उससे तुम समझ जाओगे जीन क्या होते हैं, जीनोम क्या होता है और जीन मैपिंग क्या होती है। अब मान लो कि हमारी ह्यूमन बॉडी है एक कार की तरह, फेरारी है हमारी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारे पास एक इंजन है, हमारे पास हार्ट है, हमारे पास ब्रेन है। ब्रेन हो गया उसका, मान लो, इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट, कंट्रोल यूनिट। फिर हार्ट क्या हो गया? हार्ट हो गया उसका इंजन। हमारी लेग्स हैं, उसकी क्या हो गई? एक्सेस, व्हील्स। तो मान लो हमारी बॉडी है एक फरारी। ठीक है, अब उस फरारी के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इंजन हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट हो गया। अब वो सारी चीज़ें कैसे बनेंगी, उन सब चीज़ों का फंक्शन क्या है, वो सब डिटरमाइन करेगा जीन्स। जीन्स विल डिसाइड कि कौन सा ऑर्गन कैसे बनेगा, उसके फंक्शंस क्या हैं।
ठीक है? और जब हम इन सबको कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास आएगा एक जीनोम। तो जीनोम में क्या रहेगा? सारे पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन कि हमारा हार्ट कैसे चल रहा है, हमारा इंजन कैसे चल रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट, हमारा स्टीयरिंग व्हील, हमारी लेग्स, हमारे व्हील्स, ये सब कैसे बन रहे हैं, ये सब कैसे काम कर रहे हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं। तो जो इंडिविजुअल जीन्स हैं, उन सब की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी हमारे जीनोम में। और जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या होगा? जीनोम सीक्वेंसिंग में हम इसी बुक को फोटोकॉपी कर कर समझेंगे, फोटो खींचकर उसकी हम ज़ूम कर कर देखेंगे कि जो जीनोम है, उसमें जो छोटे-छोटे जीन्स हैं, छोटे-छोटे हमारे फीचर्स हैं, हार्ट है, इंजन है, लेग्स हैं, व्हील्स हैं, तो उसका क्या फंक्शन है, वो कैसे बन रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो जीनोम का जो समझने का तरीका है, ठीक है? उसका पूरा लिस्ट बनाना, समझना, डिटेल में हाइलाइट करना, उसे हम बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। समझ गए? छोटे-छोटे हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, कैसे बनेंगे, ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे हमारा, इंजन कैसे चलेगा, ब्रेन कैसे चलेगा, वो सब डिफाइन कर रहे हैं जीन्स। और इन सब का पूरा डेटाबेस, पूरी कलेक्शन आ गया हमारा जीनोम, ठीक है? अब अगर हमने ये वायरस का जीनोम मैपिंग किया, जीनोम सीक्वेंसिंग किया तो क्या होगा? तो वो बताएगा कि लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन एन ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम में। इट प्रोवाइड्स क्रूशियल इंसाइट इनटू वायरस का ओरिजिन, बताएगा कि वायरस कैसे आया, उसकी कितनी म्यूटेशन हुई है अभी तक, और एंड व्हाट इज़ द पोटेंशियल उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी की, ठीक है? तो उससे हमें पूरा पता चल जाएगा कि उसका ओरिजिन क्या है, कैसे वो आगे फर्दर म्यूटेशन हो सकती है और ट्रांसमिसिबिलिटी कैसे हो सकती है, ठीक है? तो अब जीनोम मैपिंग की क्या सिग्निफिकेंस हो गई? जीनोम मैपिंग से हम वायरस को समझेंगे, ठीक है? पता चलेगा कि वायरस कहाँ से आया है, क्या उसमें म्यूटेशन हुई है या नहीं। फिर उसके बेसिस पर हम फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं, उसकी हम वैक्सीन बना सकते हैं, ठीक है? रिसर्चर्स कैन मॉनिटर वायरसेस, उससे पता चल सकता है कि इसकी अगर फ्यूचर में म्यूटेशन हो गई तो और खतरनाक हमारा कोविड जैसी पेंडेमिक आ सकती है। फिर उसकी बेसिस पर हम किट्स, वैक्सीन्स एटसेट्रा बना सकते हैं। जैसे कोविड में हमारा था ना सार्स कोव 2, उसके लिए हमने वैक्सीन बनाई, उसके लिए हमने टेस्टिंग किट्स बनाई। सो ये सब जीनोम मैपिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। ऑलराइट, तो ये है हमारा बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा कुछ जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसमें क्या था? उसमें पूरा जो डिफरेंट रेसेस थी उनकी, ह्यूमन्स की जीनोम मैपिंग करने की कोशिश की थी और इट वाज़ डन, ठीक है? तो ये देख लो, ये होता है एक जीन, ऐसे बनता है जीनोम मैप, ठीक है? अब उसके अलावा यूपीएससी इस पर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है जीन से रिलेटेड? उसने क्या पूछा? उसने पूछा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट, ठीक है? फिर क्या पूछा? अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, क्या ये कर सकते हैं पहले? फिर ह्यूमन एंड्योर्स प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ पिग। अब इसका आंसर सोचो क्या होगा, और आंसर इसका बताओ क्या होगा। तो क्या है? जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। यस, इट कैन बी डन। इसको हम बोलते हैं जर्म लाइन जीन एडिटिंग। पर्सन का जीनोम कैन बी एडिटेड, देखा है हमने, कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जीन एडिटिंग कौन सी टेक्नोलॉजी से होता है? क्रिस्पर, ठीक है? मान लो हमने कोई जीन आइडेंटिफाई कर लिया जिससे होता है एचआईवी, अगर हम वो जीन ही ब्लॉक करते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो जीन ही ब्लॉक करते हैं, तो फिर क्या होगा? उस पर्सन को कभी एचआईवी होगा ही नहीं। तो दिस इज अंडर एक्सपेरिमेंटेशन, ऐसे ही रिसर्चर्स कर रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक जीन्स हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं, और फिर जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स, जैसे कुछ डिजीजेज होती हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं, नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड कि हाँ इसके जीन्स में ये है, ये ट्रांसफर हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको वहीं पर ही मॉडिफाई कर दिया, वहीं पर भी हमने उसमें
चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए ताकि वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो ही ना, ठीक है? तो जो न्यू बेबी पैदा होगा उसको वो बीमारी लगेगी ही नहीं, उसको वो बीमारी होगी ही नहीं। दिस इज़ द पावर ऑफ जीन एडिटिंग, बहुत ही स्पेशल टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है? फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ पिग, दिस इज़ आल्सो करेक्ट। तो अब पिग पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने ये देखा कि हमारे जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, साइंस टेक की वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। दे कैन डेवलप इनटू बहुत सारे ऑर्गन्स, मल्टीपल ऑर्गन्स में ये डेवलप हो सकते हैं। तो अब साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट कर देख रहे थे कि अगर हम पिग्स में इंजेक्ट करें, पिग्स ही ऑर्गन ग्रो करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा? वो हमारी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, उसको कितना बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जो ह्यूमन्स ऑर्गन होंगे, वो पिग्स के अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। मान लो कि किसी का लिवर खराब हो गया, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे? पिग में एम्ब्रियो के थ्रू पिग में एक नया लिवर उगाएँगे, ट्रांसप्लांट करके निकाल लेंगे, वापस ट्रांसप्लांट कर देंगे उस बंदे की बॉडी में। किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का किडनी फेल हो गया, तो पिग्स में उगाएँगे और वहाँ से निकाल कर लगा देंगे वापस ह्यूमन बॉडी में। दिस इज़ व्हाट दे वर ट्राइंग एंड दे वर सक्सेसफुल इन डूइंग इट। काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली थी इस चीज़ को, बट इसमें इश्यू ये आ रहा था कि दिस प्रोसेस वाज़ वेरी, वेरी स्लो, ठीक है? बस ये चीज़ का इश्यू आ रहा था इसमें। उसके अलावा एक और इश्यू था कि इम्यूनो सिस्टम, काफ़ी बार बॉडी रिजेक्ट कर देती है ऑर्गन को। उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, दैट इज़ व्हाट दे आर वर्किंग ऑन राइट। सो कौन-कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई इसमें? ऑल 3, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है? सिंपल टॉपिक। नाउ लेट अस मूव ऑन। हमारा अगला टॉपिक, आखिरी टॉपिक। आखिरी टॉपिक क्या है? कैबिनेट ने कुछ स्पेशल एग्रीकल्चर के लिए स्कीम्स लॉन्च की हैं, इनिशिएटिव्स लॉन्च की हैं, उसका पर्पस यही है एग्रीकल्चर को पुश करना। तो दे हैव 14,000 करोड़ की आउटले दिया है और सर्टेन स्कीम, जिसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ठीक है? तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंडर क्या है? अंडर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन वी आर क्रिएटिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फार्म सेक्टर, ठीक है? तो इसके अंडर हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँगे। अब उसके 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं जो तुम्हें रटने हैं। डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंडर, जिसके 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। पहला है एग्रीस्टैक, हम डिटेल में आगे देख लेंगे सबको। दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, फिर है सॉइल प्रोफाइल मैप। अब एग्रीस्टैक क्या करेगा? 3 ये मेन कंपोनेंट याद रखना डीपीआई के, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फार्म सेक्टर में है एग्रीस्टैक। एग्रीस्टैक क्या करेगा? वो सारा डेटा फार्मर्स का, फार्मलैंड्स का, क्रॉप यील्ड्स का सब कुछ एक ही डेटाबेस के अंडर ले आएगा, एक ही स्टैक के अंडर ले आएगा, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी बन जाएगी। फिर कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करेगा? तो हमारा डेटा बन गया, सारी हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई, उससे फार्मर्स को हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, वेदर फोरकास्ट, क्रॉप एडवाइजरी, मार्केट प्राइसेस, ठीक है? तो एक बार हमारा डेटाबेस बन गया, फिर डिसीजन मेकिंग में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा। उसके अलावा एक हम सॉइल प्रोफाइल मैप भी बनाएंगे दैट विल हेल्प इन ऑप्टिमाइजिंग क्रॉप प्लानिंग एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। तो हमारा बेसिक पर्पस यही हो गया, जो भी हमारी एग्रीकल्चर फार्मर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सबको हम डिजिटली एक स्टैक पर डाल रहे हैं। एक स्टैक पर डालेंगे तो जितना भी हमारा डेटा होगा, यही तो होता है हमारा बिग डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। तो क्या करेंगे, हम वो सारा डेटा को मैनेज करेंगे। इट विल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। हमें कल को एमएसपी प्लान करना होगा, कोई भी चीज़ें प्लान करनी होंगी, फार्मर्स के लिए स्कीम प्लान करनी होगी, तो हमारे पास पूरा रेडीमेड डेटा रहेगा, और वो भी पूरी इंडिया के सारे फार्मर्स का, सारे रीजन्स का। हमें पता है कि इस रीजन में क्या उग रहा है, आंध्र में क्या है, तमिलनाडु में क्या है, पंजाब हरियाणा में क्या इश्यूज़ हैं। तो इस सारी चीज़ों का हमें पता रहेगा विद दिस स्टैक, और उसी की वजह से वी कैन टेक डिसीजन, एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हेल्प करेगा ना कि गवर्नमेंट्स को, बट फार्मर्स को भी, ठीक है? क्या उगाना चाहिए, किसका एमएसपी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? तुम्हारी सॉइल की प्रोफाइल ये है, सॉइल प्रोफाइल मैप से उसने बता दिया
तुम्हारी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ये हैं, इस सॉइल के बेसिस पर मुझे लगता है कि तुम्हें इस साल कॉटन उगानी चाहिए और उसका एमएसपी भी बढ़िया है। तो देखा, एआई भी आ गया, तो ये टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है। तो यही पर्पस है, ये सारा डेटा, ये सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर कर एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना। जो हमारी डबलिंग फार्मर्स इनकम है, वो ऐसे ही अचीव होगी जब ऑलरेडी हमारा जो सारा सिस्टम है, डेटा है, उसको हम एक तरफ एक स्टैक पर ले आएँ, उसे मैनेज करें और डेटा बेस्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करें। इसे याद रखना, डेटा बेस्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, दैट विल हेल्प द फार्मर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एग्री स्टैक में हमारा रहेगा एक फार्मर्स का रजिस्ट्री। जैसे हमारा आधार कार्ड है ना, वैसे ही फार्मर को भी एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। इट विल बी लिंक्ड डायनामिकली टू रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड, ओनरशिप ऑफ लाइवस्टॉक, उस पे सारी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, हमारे आधार में हमारा एड्रेस वेड्रेस सब आ जाता है, पैन से लिंक कर देते हैं। अब फार्मर आईडी जो बनेगी, उसमें आ जाएगा कि इस फार्मर के पास इतनी ज़मीन है, इतनी भैंसें हैं, इतनी गायें हैं, सारी लाइवस्टॉक है, ये वाली क्रॉप्स उगाता है, कौन से रीजन को बिलोंग करता है, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स इसने आज तक अवेल की हैं और इसकी फैमिली कितनी बड़ी है, फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है, कोई डेट्स है या नहीं। अगर ऐसा हमारे पास एक-एक फार्मर का आ गया, तो कितनी बढ़िया डिसीजन मेकिंग हम कर पाएँगे, सोचो। हमें ये सारा अगर डेटा मिल गया, इस डेटा के बेसिस पर इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग होगी। रियल टाइम में हम उसको सजेशंस दे पाएँगे। उनकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इश्यूज़ चल रहे हैं, क्रॉप यील्ड इंक्रीज़ नहीं हो रही, वो इंक्रीज़ करवा पाएँगे। ठीक है? इसके अलावा उनकी जो इनकम है, वो बढ़वाएँगे। ठीक है? तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल फार्मर विल बी एबल टू डिजिटली आइडेंटिफाई एंड ऑथेंटिकेट देमसेल्व्स टू एक्सेस बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। फिर वही आईडी बन गई, तो हमें कोई नई सर्विसेज या एग्जिस्टिंग सर्विसेज भी उन्हें प्रोवाइड करवानी है, ताकि उसमें लीकेजेस ना हो। उसके लिए भी दे विल बी एबल टू यूज़ इट एज़ फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो पेपर वगैरह की कुछ की ज़रूरत नहीं है, बस आओ डिजिटली करो और काम हो गया। ठीक है? उसके अलावा एक रहेगी हमारी, ये सब एग्री स्टैक की पार्ट है, ये दोनों, याद रखना इसको। फिर क्या रहेगी, एक क्रॉप ज़ोन रजिस्ट्री। ये बताएगी कि फार्मर कौन-कौन सी खेत में अपनी क्रॉप्स उगाता है। डिजिटल क्रॉप सर्वे होंगे ग्राउंड पे, और उससे पता चलेगा कौन-कौन सी क्रॉप्स उगाता है। तो एक क्रॉप ज़ोन रजिस्ट्री, एक प्रोफाइल बन जाएगी हमारी। ठीक है? तो ये सारा डेटा हमारा एग्री स्टैक में आ जाएगा। पूरा डेटा आ गया फार्मर्स का, उसकी क्रॉप्स का, एवरीथिंग इज़ देयर। इसके बेसिस पर कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और सॉइल प्रोफाइल मैप्स। ठीक है? अब इसके साथ रहेगा डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। तो ये क्या है, एक इकोसिस्टम बना रहा है डीजीसीईएस, ये एग्री स्टैक का ही पार्ट है। ओवरऑल सॉरी, डीपीआई का ही पार्ट है ये। ठीक है? इसमें क्या रहेगा, इसमें यही रहेगा, एक्यूरेट एस्टीमेट्स बताएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के, और प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा। डीजीसीईएस। तो अब तुम्हें 3 चीज़ें याद रखनी है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 3 पिलर्स पर, एग्री स्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सॉइल प्रोफाइल मैप्स। ठीक है? अब एग्री स्टैक में आगे 2 चीज़ें कौन सी हैं? एग्री स्टैक में आगे 2 चीज़ें कौन सी हो गई? फार्मर्स रजिस्ट्री और क्रॉप ज़ोन रजिस्ट्री। ठीक है? तो पहला हो गया एग्री स्टैक, फिर हो गया हमारा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और तीसरा हो गया हमारा सॉइल प्रोफाइल मैप। डिजिटल एग्री मिशन, डीपीआई। इसके अलावा हमारे पास है ये। ठीक है? तो दिस इज़ अवर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस यही है कि इसका फ़ायदा क्या होगा, हमें इसको यूज़ कैसे करना है, हमें इसको यूज़ करना है एग्रीकल्चर के आंसर्स में। जब वो सॉल्यूशंस पूछता है कि कैसे उसको सॉल्व करना है, या हम कंक्लूजन से पहले सॉल्यूशन खुद देते हैं, तो बोलेंगे कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इज़ अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन
टेक्नोलॉजी यूज़ करो जैसे कि एग्री स्टैक, जिससे इन्फॉर्म्ड डेटाबेस डिसीजन मेकिंग हो सके। सॉइल प्रोफाइल मैपिंग करो, ठीक है? तो ये उसका पर्पस रहेगा, वरना इस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है मेंस में कि हमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के क्या फीचर्स हैं, गवर्नमेंट क्यों लेकर आई है, हाउ विल इट सॉल्व द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन भी एक आ सकता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब उसके अलावा हम टेक्नोलॉजी और कैसे-कैसे यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में? वी ऑल नो हम ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई हमने पहले भी देखा था, सेंसर्स यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेटिक पानी जा रहा है, फर्टिलाइज़र छिड़क रहा है, ठीक है? तो इनपुट्स में यूज़ कर रहे हैं, मैकेनाइज़ेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, मार्केटिंग में यूज़ कर रहे हैं, जैसे ई-नैम, जो निंजा कार्ट है, वो क्या कर रही है? फार्मर्स को डायरेक्टली कस्टमर्स से जोड़ रही है। मिडलमैन का ज़रूरत ही खत्म, बस मिडलमैन रह जाएगी निंजा कार्ट। डायरेक्टली वो दोनों को जोड़ रही है, तो इससे फार्मर को भी पता चलेगा कि क्या डिमांड है, फोक टू फार्म, वही चीज़ वो उगाएगा ज़्यादा, ठीक है? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन डिटेल एग्रीकल्चर वाली वीडियो में। उसके अलावा कहाँ यूज़ हो रही है? नॉलेज शेयरिंग के लिए हो रही है, प्रिसीजन फार्मिंग में हमने देखा एआई, सॉइल हेल्थ कार्ड है और किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनको क्रेडिट कार्ड्स फैसिलिटीज़ मिल रही है, फाइनेंसेस मिल रही हैं, लोन्स मिल रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही मार्केट इंटेलिजेंस के लिए, अपनी रीच बढ़ाने के लिए और लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, वो सब भी अब ब्लॉकचेन पर लेकर जा रहे हैं। सिंपल, दिस इज़ हाउ इट इज़ बीइंग यूज़, ठीक है? तो यही इस टॉपिक की एसेंस है, कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और कैसे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे टू एम्पावर द फार्मर्स, टू इंक्रीज़ द फार्मर्स इनकम, डेवलप द फार्मर्स इनकम, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलरेडी चैलेंजेस हैं, उनको वो कैसे सॉल्व कर पाएगा ड्यू टू डेटा बेस्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है? तो यही है इस टॉपिक की एसेंस। सो दिस वाज़ द लास्ट टॉपिक, ठीक है? आई होप अब समझ में आया। दिस इज़ हाउ यू हैव टू रीड द करंट अफेयर्स। ऐसे करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक को लिंक कर कर पढ़ना है, बिना उसके पढ़े कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें समझना है कि कैसे उसे अप्लाई किया जाए, कैसे यूपीएससी उससे पीवाईक्यू पूछ रहा है। जब तक ये नहीं करोगे तो 100 पन्नों की, 200 पन्नों की मैगज़ीन, पेजेस की मैगज़ीन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? इस चीज़ को पढ़ो, समझो और अपने आंसर्स में अप्लाई करो। देखो कैसे इससे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, ऑलराइट? इसके अलावा विल बी कमिंग अप विद अ न्यू वीडियो अपनी आंसर राइटिंग पे, ठीक है? और जो अभी हमारा नया लाइव मेंटरशिप और आंसर राइटिंग स्टार्ट होने वाला है, उसका शेड्यूल भी आई विल बी शेयरिंग ऑन हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यूपीएससी ब्लूप्रिंट बाय अनअकैडमी, ठीक है? सो इट विल बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल और इस लेक्चर की पीडीएफ भी उसी चैनल पे मिल जाएगी। अब अपने तरफ से एफर्ट डालना है तुम्हें। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जस्ट फोकस अपॉन मेंस सेंट्रिक प्रिपरेशन। उसका पर्पस यही है ताकि दिसंबर तक तुम्हारा अच्छे से नोट्स बन जाए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए, सब कुछ हो जाए। और जो भी तुम्हारे डाउट्स रहेंगे वो हम लाइव मेंटरशिप में हर सैटरडे को कवर अप कर लेंगे, ठीक है? सिंपल हो गया। हर ट्यूसडे हम जीएस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, हर थर्सडे हम सीएसआईआर की आंसर राइटिंग कर रहे हैं और हर सैटरडे हम मेंटरशिप लाइव सेशन, ठीक है? तो इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी अदर सजेशंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स या कोई भी सीरीज़, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी आपकी सजेशंस हैं, हमें वो चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, सो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट्स section. All right, so this is it for this lecture. All the best and have a great day.